यार हनीश भाई सोच रहा था पॉडकास्ट बनाते बनाते इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए, मूवीज बनाते हो। साले पॉडकास्ट में तेरे व्यूज और सब्सक्राइबर्स आ नहीं रहे। अब तुझे मूवी बनानी है। पर यार मूवीज का देखना था ना कि बनती कैसे है मूवीज वगैरह। मैं बताता हूँ तुमको कैसे बनती है फिल्म्स। नमस्कार दोस्तों, हिमालयन लेजेंड्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट, जिन्हें किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ वेलकम मिस्टर मुकेश लाक्टा। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू। इंट्रोडक्शन तो देना पड़ेगा। देना पड़ेगा मुझको भी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है, मेरा नाम मुकेश लाक्टा है, जैसे बताया है। हाँ जी। और मैं बेसिकली हूँ जुब्बल से। जुब्बल में हाटकोटी के पास एक गांव है रोहतान, हाँ जी। वहाँ पैदा हुआ मैं, वहीं स्कूलिंग हुई। तो अब अभी तो मैं फिल्म मेकिंग में ही हूँ। फिल्म मेकिंग में एज डायरेक्टर एक्टर काम कर रहा हूँ। जर्नी शुरू हुई थी 2004 में, शिमला से। तो सर आपकी जर्नी जहाँ तक मैंने सुना है एज अ थिएटर एक्टर स्टार्ट हुई थी। हाँ। और अभी आप एक डायरेक्टर हैं। तो आप उसके बारे में पूरा बताएंगे कि लाइक वहाँ से यहाँ तक कैसे? अब ये मतलब ऐसा होता है, जैसे हमारी लैंग्वेज में तो बोलते हैं इसको इम्प्रोवाइजेशन। आप जैसे गो विद द फ्लो वाली जैसी चीज होती है कि आपको टाइम के साथ साथ धीरे धीरे कुछ चीजें पता चलती है। मैंने शुरुआत की थी थिएटर में, मेरा कॉलेज था कोटशेरा। कोटशेरा सभी को पता है, चौड़ा मैदान में है ये कॉलेज। इवन फर्स्ट ईयर मेरा सीमा कॉलेज में है, आपको शायद पता होगा। तो सेकंड ईयर में मैं यहाँ आया हूँ शिफ्ट होकर। तो यहाँ पे मैं ऐसे ही एक मेरे फ्रेंड के साथ ऐसे ही चला गया था, एक ऑडिशन था। इवन हम चाहते थे कि क्लास बंक करें हम। तो वहाँ चला गया, तो उस दिन आपको भी नहीं पता होता कि जिंदगी में क्या होने वाला है। ये एक बहुत ही अनप्रडिक्टेबल चीज़ है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था जिंदगी में से कि आप एक्टिंग में आएंगे। हाँ, मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ हर एक पहाड़ी की तरह। कोई हम ज्यादा सोचते नहीं, हम सोचते हैं फाइनली हमको आना अपने गाँव में ही है। जो भी चीजें हम कर लें हम बस हम अपने गाँव ही आने वाले हैं। तो वैसा ही हुआ, लेकिन वो जो पहला दिन था वो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे पहले दिन काफी इंटरेस्टिंग लगी चीजें। तो धीरे धीरे मैंने एक्टिंग शुरू की कॉलेज पे ही। फिर 2 साल में थिएटर ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप 4 होता है, यूथ फेस्टिवल होते हैं ये। तो उन दोनों साल में मैंने जब एक्टिंग की वर्कशॉप्स और ये चीज करना शुरू की, तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, जो कि जिंदगी में मैं थोड़ा लैक करता था बाकी चीजों। मुझे पहली बार लगा कि कोई चीज मुझे करने में इतना इंटरेस्ट भी हो सकता है। तो एक कनेक्शन बनना शुरू हुआ धीरे धीरे। फिर कुछ एक वर्कशॉप्स करना शुरू किया। फिर एक्टिंग और डायरेक्शन में थोड़ा सा फर्क ये होता है कि आपका जो एक्टिंग के साथ साथ आप कहानियां भी कैसे कही जाती है, उसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि ओके, मैं जो एक्टिंग कर रहा था शायद मेरा इंटरेस्ट कहानियों की तरफ ज्यादा था। तो धीरे धीरे बहुत सारी वर्कशॉप्स के साथ इनिशियली मैं थिएटर ही करता रहा एज एक्टर। फिर धीरे धीरे जब मुझे डायरेक्शन का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि डायरेक्टर्स क्या करते हैं, वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा। और फिर मैंने डायरेक्शन में काम करना शुरू किया। तो अभी मैं थिएटर डायरेक्शन से लेकर फिर धीरे धीरे इवन थिएटर डायरेक्शन में भी आप एक्टिंग ट्रेनिंग से आता है, उसमें एक्टिंग ट्रेनिंग आती है कॉलेजेस में। फिर थिएटर में कहानियां या प्लेज डायरेक्ट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे थोड़ी सी रिकॉग्निशन मिलनी शुरू हुई। और तब तक जब तक मैं कॉलेज में थिएटर कर रहा था, कॉलेज के जो थिएटर वाले जो वर्कशॉप्स है और जो थिएटर की जो प्रोडक्शंस है, प्लेज है, उनको जब मैं डायरेक्ट कर रहा था, तो मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा इंटरेस्ट डायरेक्शन में भी काफी है। फिर धीरे धीरे मेरा मतलब ज्यादा जो मेरी सोच थी वो डायरेक्शन की तरफ गई है। तो आज मैं थिएटर से फिल्म मेकिंग में भी फिल्म सब डायरेक्ट कर रहा हूँ, शॉर्ट फिल्म्स डायरेक्ट कर रहा हूँ, म्यूजिक वीडियोस काफी डायरेक्ट किए हैं मैंने। तो उसके बीच में जो ये थिएटर और उसके बीच में एक लिंक है, शिमला में ही है एक प्रोडक्शन हाउस, स्नो लेपर्ड फिल्म्स लगभग 500 म्यूजिक वीडियोस कर चुका है। हिंदी हिमाचली हमने ज्यादा नहीं की है, पहाड़ी बहुत कम की है, जो ऑथेंटिक पहाड़ी होते हैं। शॉर्ट मूवीज भी बनाते हैं शायद, शॉर्ट फिल्म्स भी की है। और म्यूजिक वीडियोस मैं ज्यादा कहूंगा कि अगर फिल्म मेकिंग में मेरी जो नॉलेज बढ़ी है वो म्यूजिक वीडियोस से ही बढ़ी है। हमने म्यूजिक वीडियोस करना शुरू किया। यहाँ पे स्नो लेपर्ड फिल्म्स है, वहाँ पे जो वहाँ के डायरेक्टर है वो एक्चुअली ऐसा मान लीजिए कि फिल्म मेकिंग में मेरे मेंटर जैसे भी है, राजीव ठाकुर। वो फिलीपींस में एक फिल्म स्कूल है जो एशिया का बेस्ट फिल्म स्कूल है, वहाँ से पास आउट है वो। 2011-12 में यहाँ शिमला में ही उन्होंने
प्रोडक्शन हाउस एस्टेब्लिश किया, स्नो लेपर्ड। उसके बारे में सभी जानते हैं लगभग। नॉर्थ में तो हम बहुत प्राउड, मतलब मैं प्राउड के साथ कह सकता हूँ कि हिमाचल जैसी जगह से, शिमला जैसी जगह से, नॉर्थ में जो म्यूजिक वीडियो इंडस्ट्री है उसके अंदर में स्नो लेपर्ड एक बहुत बड़ा नाम है। स्नो लेपर्ड मतलब बादशाह तक का गाना कर चुके हैं। हाँ, बादशाह के गाने कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे, मास्टर सलीम के ऐसे बहुत सारे गाने हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट, लोकल ट्रेन है जो, अगर आप कोई है ना, लोकल ट्रेन के म्यूजिक वीडियोस कर चुके हैं स्नो लेपर्ड से। तो स्नो लेपर्ड ने ही मुझे फिल्म मेकिंग में एक जो लिंक था कि जो शिमला में रहते हुए नहीं हो सकता, तो वो स्नो लेपर्ड था, जहाँ से फिल्म मेकिंग में भी मैंने नॉलेज लेना शुरू किया। एज मेंटर राजीव सर ने मुझे उसमें हेल्प किया है बहुत। तो अभी मैं फिल्म और बाकी चीज़ों में डायरेक्ट कर पा रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ है कि मैं किस तरह से ये कर रहा था और किया मैंने। ब्रीफ में भी सर हम फ्लो के साथ थोड़े आगे निकल गए। हम मतलब कि पर्सनली जानना चाहिए कि आपका सीमा का एक्सपीरियंस कैसा था 1 साल का? सीमा वाला कॉलेज में या मैं अपने गांव के स्कूल से पढ़ के आया, उस वक्त जैसा होता है सभी जानते हैं, हमारा जो गांव का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, वो तो हम सभी जानते हैं किस तरह का है। हमें मालूम है कि हम बहुत रूटेड होते हैं खुद के कल्चर में, चीज़ों में। इवन अभी भी मैं वो चीज़ें, सारी चीज़ें फील करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिस्कनेक्शन है। एक्चुअली मेरा जो एज डायरेक्टर होना है वो उन सारी रूट्स की वजह से ये है कि अगर मेरी कहानियों में भी बहुत सारी चीज़ें वो उन्हीं रूट्स से आती है। तो जो सीमा है, सीमा स्कूल से निकल के हम आए थे, तो सीमा में जो इनिशियल डेज है मुझे अच्छे से मालूम है। मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ता था और सोशियोलॉजी मैंने बाद में ली, हिस्ट्री मैंने शुरू किया। बट मैं इवन ऐसा बच्चा था कि मेरा कोई ओरिएंटेशन नहीं था एजुकेशन में, मेरे कोई ओरिएंटेशन नहीं थे। इवन जो मैंने फॉर्म पे जो पहले लिखा था, मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और हिस्ट्री लिखा था। फिर कुछ दिनों बाद मुझे लगा यार मुझे हिस्ट्री भी नहीं पढ़ना, सोशियोलॉजी कर लो। 3 महीने बाद मैंने चेंज कर दिया वो। तो अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी से आपको समझ आ रहा होगा कि मेरे कोई ज्यादा ओरिएंटेशन नहीं है। ज्यादातर लोग ये समझते ही है कि अगर इजी कोई चीजों में जाना है, तो मैं इजी था। वहां पे हमने चीजें, कुछ समय हम रहे हैं वहां पे, जो सिमोली में नहीं है, पुल के पार को, वहां हम एक जगह पे रहे। तो गांव में, हमारे गांव में तो होता नहीं था, वो बहुत गर्म वाली जगह थी। हमको लगा यार ये तो नहीं हो सकता। 3 महीने में मैं और मेरे 2 फ्रेंड्स थे, हमने बिल्कुल सीमा के पास में, सामने है बिजौरी गांव है। बिजौरी गांव में अगर आप देखोगे ना ध्यान से, बिजौरी गांव में एक गांव से अलग है, वो मालूम नहीं है मुझे, रिक्कू भाई नाम था उनका ना। उनका घर था, उन्होंने अपना पुराना वाला जो घर था वो रेंट के लिए होता था, लेकिन वो अलग से था। अब खुद नए में शिफ्ट हो गए थे, तो वो पूरा घर हमारे पास होता था। पूरे साल भर हम वही रहते थे। कॉलेज जरूर चलते, लेकिन जो फील था ना, ऐसा लगता था गाँव में ही है। पर इस बीच में वो ऐसा लग रहा था कि क्योंकि आप गाँव से आए थे, तो आपको ऐसा लग रहा था गाँव में, तो मेरे को ना मोनोटोनस जैसा लग गया था। जबकि मुझे कॉलेज बहुत पसंद था। कॉलेज के अंदर बहुत सारे दोस्त बन गए थे, 1 साल के अंदर अंदर ही बहुत सारी दोस्तियां, बाकी चीजें हो गई थी। बट वो जो एक्साइटमेंट था ना, कि घर से, आपको दिल में पता होता है कि मैं घर से बाहर निकल गया हूँ, लेकिन मुझे गांव जैसा ही फील हो रहा है क्योंकि हम वहीं रह रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं वहाँ शिमला चला जाता हूँ। शिमला में फिर यहाँ पे मेरे मामू रहा करते थे, मैं खुद अपनी उस पर भी नहीं हुआ था शिफ्ट, तो मैं मामू के पास शिफ्ट हो गया था। तो फिर वहां से मैं कोटशेरा हुआ, आगे जानते ही हो। तो सीमा काफी इंटरेस्टिंग जगह थी। जैसे सीमा आपने ग्रुप 4 बताया, तो सीमा आज के टाइम पे तो आई फील डोमिनेट करता है ग्रुप 4 में। तो आपके टाइम पे क्या था वहाँ पे, एक्टिंग का सीन क्या था वहाँ? ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। ये जो छोटी है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो जब मैंने थिएटर किया है ना, तो मुझे मालूम था कि वहां नहीं होता था, टू बी वेरी फ्रैंक। फिर 2013 की बात है, तो 2013 में मैं 2004 में थिएटर कर रहा था, तो 7, 8, 9 तक 8 तक मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की 2 वर्कशॉप्स कर चुका था। एक हमारे सर है विपिन भारद्वाज, वो NSTN है, वो दिल्ली ही रहते हैं, वो हिमाचल से, ये कोटगढ़ से। इवन वो चाइना का जो वो है, सेंट्रल अकेडमी ऑफ चाइना है फॉर एक्टिंग, उससे भी उनको वर्कशॉप मिली है। वो मतलब बहुत कम इंडियन है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत कम इंडियन है जिनको वो स्कॉलरशिप मिली है। तो वो सिर्फ इंडिया से ही नहीं पढ़े, वो चाइना से भी पास आउट है। वो उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 2010 में, 2010 उससे पहले शायद, जब वो हमारी वर्कशॉप कर रहे थे, तो उससे पहले। तो जो बेस्ट एक्टर होता है वर्ल्ड वाइड थिएटर फेस्टिवल में, उसको वो वर्कशॉप, वो स्कॉलरशिप मिलती है चाइना में। तो वहां से पढ़ के आए थे, तो उनकी वर्कशॉप में कर चुका था। तब तक तो मैं बहुत ही पैशनेट हो चुका था इस बारे में। तो मुझे बहुत अच्छे से याद था कि मैं ये सोचता था कि वर्कशॉप्स के लिए देखते हैं, जब नए एक्टर्स होते हैं वो खुद की नॉलेज को एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना कॉलेजेस में जाते हैं, और वो जो खुद की जो नॉलेज है उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए कॉलेजेस को अपने रिज्यूमे देते हैं कि अगर आपको ग्रुप 4 में डायरेक्टर की जरूरत हुई तो आप मुझे वो कर सकते हैं। तो शायद वो मैंने 2009 में प्रिंसिपल ऑफिस में छोड़ा था,
सीमा में अपना रिज्यूमे। तो 9 में उन्होंने मुझे नहीं किया, शायद फिर 13 में नहीं, वो जाते ही नहीं थे, ग्रुप 4 में जाते नहीं थे, 9 में नहीं थे। तो फिर 2013 में पहली बार मुझे कॉल आया, कश्यप सर, अब शायद वो प्रिंसिपल है सोलन में कहीं, कश्यप सर ने फोन किया, मुकेश जी आपका रिज्यूमे देखा था, हमको ना एक थिएटर ट्रेनर की जरूरत है। शायद वो फेस्टिवल उधर ही हो रहा था सीमा में, इसलिए जरूरत है। तो उस वक्त तक मैं स्नो लेपर्ड के साथ काम करना शुरू कर चुका था। तो मैंने बोला सर मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मेरे फ्रेंड है क्रिस भाई, तो क्रिस भाई आएंगे और बीच में मैं अगर मुझे टाइम लगेगा तो मैं आ जाऊंगा। तो मैं कुछ एक दिनों के लिए वैसे ही गया था, लास्ट के दिनों में हेल्प के लिए, कि मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा क्योंकि मैं स्नो लेपर्ड के साथ काम कर रहा था उस वक्त। तो क्रिस भारती वहां पर एज डायरेक्टर गए थे। फिर 2017 में तो खैर मैं भी गया हूँ, फिर काफी हुआ है वहां, लेकिन अब सीमा तो इवॉल्व हो गया है बहुत। पिछले 10 साल में शायद 4 फर्स्ट प्राइज है सीमा के पास, सिर्फ प्ले में। स्किट माइम में अलग है, वो तो हो सकते हैं 7-8 हो सकते हैं, तो वो बहुत अलग तरीके से डोमिनेट करता है अब सीमा। तो उसमें हम बहुत प्राइड भी लेते हैं इस चीज में कि वो जो कॉलेज है वो इतना अच्छा कर रहा है, और हमें बहुत खुशी होती है, वहां से बहुत टैलेंट निकल के आता है हर साल। इवन इस साल भी शायद वो स्किट में फर्स्ट आए हैं और वो इंटर यूनिवर्सिटी गई है सीमा। तो सीमा के लिए तो बहुत नॉर्मल हो गई, और सीमा का एक बहुत ही अच्छा नाम भी है इसमें। एक्टिंग वाली जितनी, अब जो थिएटर वाला जो वो हो गया ना आपका ग्रुप वाला, उसमें सीमा का तो बहुत अच्छा नाम हो गया। कहीं ना कहीं बीज आप नहीं बुआ था। नहीं, भी आप ये समझ सकते हो कि आप मीडियम बने। मुझे ऐसा लगा कि वो वहां पे चीजें नहीं हो रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ हम ये चीजें शुरू कर सकते हैं वहां पर। और उसमें एक्चुअली वो तो जो लोग होते हैं ना, जो एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं, वो उन्हीं लोगों की बहुत मेहनत है। हम क्या ज्वाइन करते हैं, हम ज्वाइन करते हैं आपको 40 दिन 45 दिन, लेकिन अगर आपकी जगह पे लोगों में एक्साइटमेंट नहीं है, बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो टैलेंट है वो बहुत अच्छा निकल के आता है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट निकल के आता है सीमा से। आप एक बहुत छोटी चीज कर रहे हो। उस इनिशिएशन तो शायद कॉलेज नहीं, अगर कॉलेज डिसाइड नहीं करता तो भी कोई वो नहीं थे, हो सकता कि कॉलेज खुद ही करता। आप सिर्फ मीडियम बने, वो अच्छी बात है। हाँ, उसमें खुशी भी हमें होती है। बल्कि जब से हमने कॉलेज ज्वाइन किया, हम भी सीमा से, मैं और हनीश, तो उसके बाद से मतलब उस साल से या उससे 1-2 साल पहले से हर साल प्ले में सीमा का ही आता था। ग्रुप 4 में डोमिनेट करते थे सिंगल हैंडेडली, वन साइडेडली। बल्कि काफ़ी 1-2 हमारे फ्रेंड्स वजह से चिराग हो गया, और अमित भाई वगैरह, उनको आप भी जानते होंगे, आपके साथ भी काफ़ी काम किया उन्होंने, वो भी काफ़ी वहीं से निकले, काफ़ी बड़ी एक्टर्स भी आते थे। विक्रांत सर आते थे, विक्रांत भी उन्हीं सारी वर्कशॉप, क्रिस भाई के साथ की हुई वर्कशॉप। विक्रांत है, रमन है, प्रेम है, अमित है, ये 4 लोग काफी अच्छा काम कर रहे हैं। इवन उन्होंने तो रोडू में स्कूल्स और बाकी चीजों के साथ, स्कूल्स के साथ भी काम करना शुरू किया। इवन उसके बाद उन्होंने जिस साल सीमा में 2017 में शायद जब फेस्टिवल था, तो हाटकोटी से भी पहली बार प्ले आया था, वो भी जीते थे, और वो उन्हीं स्टूडेंट्स ने किया था। सावड़ा का भी आया है 1-2 मेडल तो। हाँ, तो वो उस तरह से हुआ है। तो अभी तो सीमा बहुत अच्छा कर रहा है, सावड़ा तो फिर कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन सीमा अच्छा कर रहा है। तो सर उसके बाद आपने बताया कि सीमा में तो ये सब थी नहीं चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। उसके बाद आप कोटशेरा गए, फिर कोटशेरा में क्या हुआ? वहाँ थी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको, एक्टिंग या थिएटर कुछ? अब कुछ, हाँ, मतलब ये भी ऐसे समझो तुम कि अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ तो रहा नहीं था तुमको, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं नॉर्मल सा बच्चा था, मैं सोच रहा था ग्रेजुएशन करूंगा, फाइनली हम तो वही है, गाँव ही जाना है, गाँव में कुछ करेंगे, देखेंगे। ऐसा एक्चुअली मेरे कुछ और, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ सोच रहा था जिंदगी में। मैं, जैसे होता है बेसिकली, हर आदमी होता है जब जवान होता है वो कंफ्यूज होता है। इवन कभी कभी तो उनके पास एमलेस वाला ज्यादा वर्ड अच्छा रहेगा, कि मैं एम, मतलब मेरे पास एम, कोई एम जैसा नहीं था, कि जो चीजें होती थी ठीक है, फ्रेंड्स के साथ घूम लिया अच्छा है, क्रिकेट खेलने चले गए, क्रिकेट खेल लिया, कुछ घूमने चले गए, तो वैसी वाली जिंदगी थी। तो जब मैं कोटशेरा में भी था, तो हम क्लास में, एक्चुअली इंग्लिश में हमारी क्लास जो मैम थे ना, उनकी क्लास को ना हम बंक करना चाहते थे बेसिकली। तो मैम ने बोला कि यूथ फेस्टिवल का कुछ ऑडिशन चल रहा है, ऊपर हॉल ऊपर था, तो आप चले जाओ। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला चलते हैं। मैंने बोला यार नहीं वहाँ क्या जाना है हमने, तो यार क्लास से बाहर निकलना है। तो हम क्लास से बाहर निकले, तो क्लास से जैसे ही बाहर निकले, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैम भी हमारे पीछे आ जाएंगे। हम दरवाजे से बाहर निकले, हमने तो बंक मार लिया, निकल गए यहाँ से। मैम बोलते चलो अब मैं तुमको छोड़ के आती हूँ ऊपर। और जब वहाँ उस क्लास में हमको एक बार छोड़ दिया, तो फिर तो वो शायद कैसे कहूँगा मैं, शायद बुढ़ापे तक शायद वो दिन मुझे याद रहेगा। जैसे कुछ दिन होते हैं ना आपकी लाइफ में कि वो याद रहते हैं, तो वो एक ऐसा दिन था कि जिसने बहुत ही, मतलब ना, मुझे बहुत चेंज कर दिया, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो।
जो एक एक्साइटमेंट वहाँ पे जो चीज़ें चल रही थी ना, उन्होंने बहुत ही गेम्स चल रहे थे कुछ थिएटर के, कुछ एक चीज़ें चल रही थी, तो उसने मुझे मैंने सोचा कि मैं कल फिर से जाऊंगा इस क्लास में, उसके बाद फिर दोबारा से कभी हुआ नहीं। काफी इंटरेस्टिंग लगा मतलब। हाँ, फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं थिएटर ज्वाइन करूंगा। मैंने 2 साल फिर कोचेरा से प्लेज में पार्टिसिपेट किया है। फिर धीरे धीरे हमें पता चलता था, जैसे गेटी थिएटर में कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनल लोग हैं, वो काम कर रहे हैं, उनके साथ काम करना शुरू किया। इवन जो हमारे सर भी थे उस वक्त, वो शिमला में ही काम करते थे। हमारे सर थे, एक नीरज सर हैं, नीरज पराशर, और एक दयाल सर हैं। दयाल सर के साथ हमने फिर उसके बाद हमने बाहर भी काम करना शुरू किया, बाहर के लोगों के साथ काम करना शुरू किया थिएटर में ही। फिर कुछ वर्कशॉप्स होना शुरू होती है, जैसे कि सिर्फ लोग ही काम नहीं करते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डिफरेंट तरह की वर्कशॉप्स देता है, बहुत छोटे टाइम की वर्कशॉप्स, जैसे 1 महीना, 45 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने तो नहीं, शायद 2 महीने हर साल है। हाँ, हमेशा होती है। अगर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वेबसाइट पे रहोगे हमेशा, तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ वर्कशॉप्स हो रही है। कुछ एक्टिंग ओरिएंटेड होती है, डायरेक्शन ओरिएंटेड होती है, ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इवन डिजाइन कुछ भी हो सकता है। तो उस तरह की मैंने कोई 3 या 4 वर्कशॉप्स की। फिर मैंने सोचना, मेरा जो दिमाग है वो इस तरफ हो गया था कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना चाहता हूँ। तो इस टाइम कॉलेज में था? हाँ, कॉलेज के बाद 2 साल करने के बाद, तब तक ये जो माइंड सेटअप है वो उस तरह की चीज़ों में आ गया था कि एक्टिंग में ही मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। या एक और एक्सटेंशन था उस वक्त, वो नेशनल स्कूल का ही था, वो उसको डिप्लोमा देते थे 1 साल का, वो मंडे में था। अभी भी चलता है वो, शायद अब उनका नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो एफिलिएशन है वो खत्म हो गया, लेकिन वो मंडे में चलता है अभी भी। अगर कुछ लोग एक्टिंग सीखना चाहते हैं बेसिक्स के साथ, तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं वही सोच रहा था, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ये रूल है, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो उसके लिए 5 प्लेज आपके पास होना जरूरी है, जो आपने प्रोफेशनल थिएटर में किए या प्रोफेशनल लोगों के साथ किए, और 2 डायरेक्टर्स से, वो जो 2 डायरेक्टर काम कर रहे हैं उनसे वो लेटर मांगते हैं कि उन्होंने काम किया, हाँ, रिकमेंडेशन टाइप्स। तब जाकर आप इंटरव्यूज में जा सकते हो। तो मैंने 2 साल उसके लिए ट्राई किया, मैंने दोनों साल ट्राई किया, तो ऑब्वियसली मेरा हुआ नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के साथ मैंने कोई 4 या 5 वर्कशॉप्स किए हैं, जिसमें जैसे मैंने पहले कहा, मेरे जिनको मैं मेंटर मानता हूँ, जिनको मैं टीचर मानता हूँ, उनके साथ मैंने 2-3 वर्कशॉप्स किए हैं डिफरेंट टाइम जोन में, और 3 या 4 वर्कशॉप्स मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के और अलग से किए हैं। तो इस तरह से ही मैं काम करता रहा। लेकिन मेरे ओरिएंटेशंस एज एक्टर फिर चेंज होते गए कि मुझे डायरेक्शन में भी हाथ माना। धीरे धीरे वही वाला चीज़ हुई है। मैं स्नो लेपर्ड के साथ पहले मैंने थिएटर डायरेक्ट करना शुरू किया, फिर मैंने स्नो लेपर्ड को किया। कोचेरा वाला जो टाइम था, यहाँ पे फिर हम स्ट्रीट प्लेस करते थे चीज़ें, इवन कॉलेज में ही सिर्फ हम स्टेज ही नहीं कर रहे थे। फिर कॉलेज के पास बहुत अलग अलग तरह की चीज़ों के लिए, स्ट्रीट प्लेस के लिए डिमांड करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs, तो वो भी हम करते थे, उसमें पार्टिसिपेट करते थे। तो बेसिक्स हैं, जिस तरह से अभी सीमा में जो आपका जो ग्रुप 4 वाली जो सोसाइटी काम कर रही है अच्छे से, वैसे ही उस वक्त कोचेरा भी काम करती थी। तो ये है कि कोचेरा ने मुझे एक बहुत बेसिक आइडिया दिया, हाँ, जहाँ से मुझे गाइडेंस मिली। इवन मैम जो इंग्लिश के मैम थे, उनका खुद का इंटरेस्ट भी थिएटर में था, तो धीरे धीरे उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ों में गाइड किया है। सर, आपने थिएटर किया है, नुक्कड़ की है, हाँ, एंड आपने एक्टिंग भी की है, डायरेक्शन भी किया है, हाँ। तो एज इन सिनेमा, नुक्कड़ और थिएटर, मतलब ये कैसे डिफरेंट है, और स्ट्रीट प्लेज होते हैं वो कैसे डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से? इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है एक्चुअली। आप एक्टिंग तो वही है कि आप जो बिहेव कर रहे हो, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये भी एक्चुअली आएगा तो एक्टिंग में। डिफरेंट क्या है कि अभी मैं एक्टिंग, मान लीजिए कि मैं कैमरा के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि मुझे वहां से आंख देख रही है, तो उस जहां से मुझे देखा जा रहा है उस तरफ मैं कैसे, अगर मैं अभी टोटली पीठ घुमा के बैठ जाऊंगा तो गलत हो जाएगा। लेकिन जो स्टेज है, स्टेज पे एज कैमरा ही कि एक तरफ से कैमरा लगा होता है या एक तरफ ऑडियंस बैठी होती है, और वो फिक्स है। लेकिन सिनेमा आपको वो फ्रीडम दे देता है, तो आप चाहो तो अभी ये कैमरा उधर भी लगा सकते हो। तो आप उस हिसाब से वो जो कैमरा के लिए एक्टिंग है वो कैमरा के लिए कर रहे हो आप, और जो स्टेज है, स्टेज पर जब आप काम करते हो तो वो मान लीजिए यहाँ से 60 मीटर आगे तक एक आदमी बैठा हुआ है, तो उस तक मेरी आवाज पहुंचनी चाहिए। लेकिन अभी सिनेमा ने मुझे ये कैमरा दिया लैपल, तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि वो उधर दूर तक सुनाई दे। लेकिन जब आप स्टेज करते हो तो वो जो 60 मीटर दूर बैठा हुआ आदमी है उस तक भी मेरी ये आवाज पहुंचनी चाहिए, तो मैं अभी जोर से बोलूंगा, या मेरी जो बॉडी लैंग्वेज है उस तरह की हो जाएगी क्योंकि कोई मुझे दूर से देख रहा है।
लेकिन स्ट्रीट प्ले में वो सारी चीज क्या हो जाती है कि स्ट्रीट प्ले में आपको चारों तरफ से लोग देख रहे हैं। तो जब मैं बात कर रहा हूँ तो अभी मैं सिर्फ 2 लोगों से बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर स्ट्रीट प्ले पे हूँ तो मैं सभी थोड़ी देर में मैं उनसे भी बात कर लूंगा जो डीपी उधर बैठे हैं आपके, फिर मैं आपसे बात करूंगा। तो वो जो टेक्निक है वो रियल लाइफ में वैसी होती है। अगर मैं 60 लोगों के बीच बैठा हूँ तो मैं उन 60 लोगों से ही बात कर रहा हूँ, और स्टेज पे ऐसा है कि मेरे सिर्फ इसी एंगल पे लोग बैठे हुए हैं और वो कहाँ तक बैठे हुए, तो वो जो टेक्निकलिटी वो दिमाग में रहती है, लेकिन जो एक्टिंग है वो सेम ही है। आप किसी एक आइडिया को या किसी एक कैरेक्टर को लोगों तक पहुंचा रहे हो, सिर्फ इतना है। वो जो बेसिक है वो तीनों में सेम है। बाकी जो उन तीनों सिचुएशन की टेक्निकलिटीज है उसके हिसाब से आप खुद को अडेप्ट करते हो, वो डिफरेंट चीजें हैं। वो आपको मैंने बता दिया कि वो डिपेंड करता है कि लोग कैसे हैं। स्ट्रीट प्ले में चारों तरफ है तो आप घूम के बहुत, आपने अगर स्ट्रीट प्लेस देखे होंगे तो वो बहुत घूम के ज्यादातर लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, और उनकी जो वॉइस है, क्योंकि उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, उनकी वॉइस उनको उतनी ऊंची रखनी पड़ेगी ताकि वो लोगों को सुनाई दे। बाकी कोई बहुत डिफरेंट चीजें नहीं है ये। जब आप ये करना शुरू करते हो तो आपको बहुत इजीली समझ आती है, अच्छा मैं ये जिस मीडियम के लिए आप चीज कर रहे होते हो, फिर आप उसी हिसाब से आप खुद को अडेप्ट कर लेते हो। तो मेरे को ऐसा लगता है नुक्कड़ नाटक थोड़े ऐसे होते हैं कि लाइक इम्प्रॉम्प्टूनेस उसमें ज्यादा होती है और इंटरेक्टिव ज्यादा होते हैं ऑडियंस के साथ, हो ऐसा रहता है। हाँ, नुक्कड़ नाटक तो वैसा ही है जैसे अभी स्टैंड अप कॉमेडी है। स्टैंड अप कॉमेडी में कभी कभी लैंग्वेज में से बोलते हैं, हाँ, इम्प्रोवाइजेशन, हाँ, स्पॉन्टेनियस कितने होंगे, क्योंकि लोगों में से भी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे मर्ज कर दोगे खुद की ही परफॉर्मेंस में। जबकि सिनेमा तो आपको बहुत ही कंट्रोल्ड जगह देता है कि जो आपको करना है वही करेगा अभी जाके। लेकिन अगर हम स्ट्रीट प्ले कर रहे होंगे तो हो सकता है कि कोई आदमी आपको बोल दे कुछ, और उसके बोलने को और उसके आंसर को आप कैसे खुद की ही परफॉर्मेंस में जोड़ दोगे, वो स्ट्रीट प्ले में होता है। और अगर आप चाहो कि जैसे आप स्टेज पे हो तो स्टेज भी आपको ये देता है, लेकिन वो स्टेज आप सिर्फ एक ही तरफ परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन सिनेमा आपको ये हो सकता है कि सिनेमा पहले आप परफॉर्मेंस बनाते हो। मान लीजिए यही सीन है, हम यहाँ कमरे में तीनों लोग आए, तो हम जब आए तो हम एज ह्यूमन हमने डिसाइड किया कि हम ऐसे ऐसे बैठेंगे, तो कैमरा डिसाइड करेगा हम इधर लगाएंगे या उधर लगाएंगे, तो वो आप बाद में डिसाइड करते हो। लेकिन स्टेज में ये होता है कि स्टेज पहले से ही फिक्स्ड है, लोग बैठे हुए, आपको लोगों के हिसाब से परफॉर्म करना है। तो ये तीनों चीजें इस तरह से, बट उनकी जो बेसिक टेक्निकलिटीज है तीनों चीजों की, उसकी वजह से आप अपनी परफॉर्मेंस को अलग अलग करते हो, बजाय गेम तो सेम ही है। जैसे क्रिकेट समझ लो आप, टेस्ट अलग है, वनडे अलग है, T20 अलग है, तो हाँ, लेकिन ये है कि उनका जो स्टेज होता है वो तो खैर सेम ही होता है, उस बीच में करते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास चीजें चेंज हो जाती है। आपने सिर्फ 1000+ नुक्कड़ की है तो इतने सारे नुक्कड़, तो एक्सपीरियंसेस भी अलग अलग रहे होंगे। तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस है सर, कोई ऐसा नुक्कड़ आपको जो मतलब अभी ऐसा लगता है कि हाँ यार ये स्पेशल था? या स्ट्रीट प्लेज मैंने बहुत पहले किया हुआ है, मैंने कभी इतना ध्यान भी नहीं दिया, बट नुक्कड़ अपने आप में स्पेशल होते ही है, क्योंकि वो मतलब ऐसा समझो आपकी मैसेज कन्वे करते हैं, मैसेज भी कन्वे करते हैं। लेकिन एज एक्टर जब जो आप काम कर रहे हो ना, वो जो टफेस्ट चीज होती है ना एक्टर, मुझे ऐसा लगता है जो टफेस्ट चीज है, मैं बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ, जो तो खैर आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, वो ऑलरेडी वो हर एक काम की तरह जितने भी काम है वो हमेशा अगर आप उसमें मास्टरी चाहते हो तो वो टफ रहेंगे। इवन आप चाहो एक छोटी से छोटी चीज क्या हो सकती है, मान लीजिए अगर मान लीजिए कि आप सिर्फ कोई, वैसे तो कोई छोटी चीज होती नहीं है, मतलब हम फॉर एग्जांपल एक चीज ले लेते हैं कि जैसे कि कोई रनर है, इजी है, लेकिन आप देखिए उसमें कितनी डिटेल्ड चीज है, वो कितनी टफ है। अगर आपको चैंपियन बनना है, बेस्ट बनना है, तो उसेन बोल्ट कितनी मेहनत करता है। तो वैसे ही जो हमारा क्राफ्ट भी है, उसमें जो नुक्कड़ नाटक है वो आपके कॉन्फिडेंस के लिए सबसे टफ है। अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपके लिए सबसे मुश्किल चीज ये होगी कि वो आप रियल ऑडियंस के बीच में, रियल लोगों के बीच जाके परफॉर्म कर, लाइक कंफर्ट जोन से बाहर जाना। बिल्कुल हाँ, वो आप खुद को टफेस्ट एक्सरसाइज में डाल सकते हो। मुझे ऐसा लगता है सबसे टफ परफॉर्मेंस है जो कि आप स्ट्रीट्स पे करते हो। वो एज इंडिविजुअल मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद मैं अंडर कॉन्फिडेंट आदमी रहा हूँ, तो इस वजह से मुझे वो लगा, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत टफ है। आपकी ट्रेनिंग में आपके कॉन्फिडेंस के लिए सबसे अच्छी चीज है। थिएटर आपको किसी न किसी तरह से लोगों को कंट्रोल करके रखेगा। थिएटर पहले ही बोल देंगे कि आप शोर मत मचाएं, या आप फोन्स बंद कर रहे हैं, परफॉर्मेंस हो रही है तो आप परफॉर्मेंस के टाइम में बीच में शोर मत मचाएं, तो आपके लिए एक एटमॉस्फेयर बना, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। हाँ,
और अगर एक्टर कैमरा के आगे एक्ट कर रहा है तो वहां पे तो वो तो एक हिसाब से ये समझ लीजिए कि काफी कंफर्टेबल जोन। सबसे कंफर्टेबल जोन है कि मतलब उसको इतनी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वहां पे वो देखा जाता है। लेकिन स्ट्रीट ऐसी जगह है जहां पे कोई भी आदमी, हो सकता है कि बच्चा आपको कुछ आके बीच में बोल दे, क्योंकि वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आप उनकी जगह पे गए और आपने परफॉर्म करना शुरू कर दिया, और बहुत बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप स्ट्रीट प्ले कर रहे हैं, आपको बोला नहीं बंद करो, आप यहाँ से चले जाओ। तो आपको उस तरह से इवॉल्व होते हैं। लेकिन वो सारी चीजें हैं कि स्ट्रीट प्ले मुश्किल लगता है मुझे। लेकिन ये है कि मैं ये भी मानता हूँ कि हर एक एक्टर को जो एक्टिंग करना चाहता है और जो अंडर कॉन्फिडेंट फील करता है, जो जिसको डर लगता है ना, जिसको बेस बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में कहे, तो उसको एक बार स्ट्रीट प्लेस कर लेने चाहिए। मतलब 30 करके टाइम तक 30-40 स्ट्रीट प्ले करते करते तो डर लगेगा, लेकिन उसके बाद आप बहुत ही हो जाते हो, चिल हो जाते हैं, मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सर ये भी बोला कि आप थोड़े अंडर कॉन्फिडेंट थे, तो शायद शायद नहीं, मैं तो पक्का ही हूँ ना कि अगर मुझे कड़ी था वो कि हाँ ब्रेक थ्रू आपका कैमरा फियर या लोगों के आगे का फियर गया। वो उस पे मैं काम काफी हद तक कर चुका था। मतलब मुझे स्टेज पे भी मेरा जो स्टेज फियर था वो जा चुका था। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि भाई फिर भी बहुत एक गहरे लेवल पे ना आपको डर है ही। मतलब स्टेज पे जाने से पहले भी आप किसी तरह से नर्वस होते हो। धीरे धीरे आपको ऐसा लगता था कि मुझसे कहीं गलत चीजें ना हो जाए। तो जो स्ट्रीट प्लेज ने उस जो डर को है ना, उसको काफी दूर कर दिया। ऐसा नहीं है कि अभी मैं नहीं डरता हूँ, ऑब्वियसली हम सभी नर्वस होते हैं, बहुत गहरे पे नर्वस होते हैं। लेकिन क्या आप मैनेज कर पा रहे हो उसको? दिख नहीं रहा, दूसरे को ना दिखे। हाँ, वो जो फियर है, और एक लेवल तक आते आते आपको वो फियर, जब तक जो स्ट्रीट प्लेज है वो आपको ऐसा दिखने लग जाता है कि जो वो डर थे आपके वो मीनिंगलेस थे। मतलब तो वो जो डर, जो गलती होगी वो आप मान के चल रहे हो कि आप ना उसको हैंडल कर सकते हो। मतलब स्ट्रीट से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल कुछ नहीं है। आपके सामने कुछ भी आया, लेकिन आपने पहली बार में अच्छे से हैंडल नहीं किया, धीरे धीरे आप ना वो सारी चीजों को हैंडल करना शुरू किया और आप कंफर्टेबल हो गए। तो वो चीज स्ट्रीट प्लेस ने ही सिखाई है। तो सर आपकी एक शॉर्ट फिल्म भी थी जो मैंने देखी थी, अद्वैत करके। उसमें मैं बता रहा हूँ सच में जेन्युइनली कि सर की इतनी अच्छी एक्टिंग थी, मैं पहचान भी नहीं पाया था इसमें सर कौन से है। मेरे को लगा था पहले सर वो जो शॉर्ट फिल्म थी उसको डायरेक्ट करे, इसलिए शायद स्क्रीन पे नहीं थे। फिर बाद में मैंने देखा कि वो सर उसमें काफ़ी अच्छा वो प्ले कर रहे थे, जो मेन कैरेक्टर उसका बेटा बने थे आप। तो उसके बारे में बताएंगे सर कि वो क्या था? राइटिंग तो आपने की थी उसमें, लिखा तो आपने थी वो, उसके बारे में पूरा बताएंगे कि शॉर्ट फिल्म के बारे में। वो शॉर्ट फिल्म है, मतलब वो हमने यहीं से की है, शिमला से ही। एक हमारे फ्रेंड है मनोहर राणा, वो एडिटर डायरेक्टर है, अभी वो दिल्ली में है, काफी काम कर चुके थे। तो वो सुनील लेपर्ड के साथ ही काम कर रहे थे, तो उनके पास एक बेसिक आइडिया था। मैं और क्रिस भाई तो डायरेक्शन में थे ही, थिएटर में, तो हम लिख लेते थे खुद के लिए। ओरिजिनल्स नहीं लिखते थे हम, अडेप्ट किया करते थे बेसिकली। तो वो भी अडेप्टेशन जैसा ही था कि उन्होंने, अडेप्टेशन क्या होता है कि एक बेसिक स्टोरी है, लेकिन उसको आप किसी एक कल्चर में डाल दोगे। जैसे आप चाहो तो आप शेक्सपियर का हैमलेट पहाड़ी कल्चर में डाल सकते हो, अगर आप चाहो तो अडेप्ट करते हो, उसे अडेप्टेशन कहा जाता है। तो हम उस वक्त अडेप्ट कर रहे थे, मैं और क्रिस भाई अडेप्ट किया करते थे चीजें। तो मनोहर भाई चाहते थे कि एक बेसिक सा आइडिया था उनके पास स्टोरी का, उसको हम स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करें। तो इनिशियल वो हमारा पहला था, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो हमारा पहली चीज थी जिसको हम लिख रहे थे स्क्रीन के लिए। और आपको बिलीव नहीं होगा कि शायद हमने उसको लिखने में 1.5 साल का टाइम ले लिया। बीच में हमने छोड़ भी दिया क्योंकि हम सेम पेज पे नहीं आ पा रहे थे तीनों लोग। तो लेकिन ये कि 1.5 साल के बाद हमने वो फिल्म कंप्लीट की, और अद्वैता हमने शूट करने के लिए फिर हमने डिसाइड किया। उसमें भी हिमाचली जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं, उन्हीं लोगों के साथ हमने काम किया। लेकिन हमने शूट वो रुड़की में किया, क्योंकि मनोहर भाई का जो जगह है, जो घर है, वो रुड़की में है। तो उसी के आसपास रुड़की और हरिद्वार में भी कुछ शूट किया उसका। और किया है हमने 2-3 जगह और है नजदीक की। वहाँ क्या नाम है उस जगह का, गंगा वाली जगह एक शुरू वाला है, तो नाम मैं स्किप कर रहा हूँ। ऋषिकेश में भी हमने ऋषिकेश में भी शूट किया। तो वो पहली फिल्म थी जो हमने यहाँ से ही शुरू की थी। हमने तो बनाई थी, हमने सिंपल बनाई थी। हमने ये नहीं सोचा था कि वो जो भी इंटरनेट पे है, वो तो जियो मामी फिल्म फेस्टिवल के परफेक्ट 10 में आई है वो फिल्म। और जबकि हमारी
मतलब हमारी हमने, हाँ ऑब्वियसली आप सोचते हो कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपके पास उससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरह की चीज़ का, और हमने सिर्फ बनाई। वो बनाने के बाद हमने ऑनलाइन एक वेबसाइट है फ्री फिल्म वे, उस पर कोई भी अगर कोई यंगस्टर है तो वो डाल सकता है अपनी जो फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं, वहाँ से डिफरेंट फेस्टिवल्स जो होते हैं वो वहाँ पे आकर वो चेक करते हैं, किसी भी फिल्म को उठा लेते हैं। तो जब हमने वो फिल्म पूरी कंप्लीट की तो वो फिल्म हमने वेबसाइट पर रखी, तो 6 महीने तक कुछ नहीं हुआ और हम भूल भी गए थे भाई। हम अंडर कॉन्फिडेंट, मतलब आपको लगता है, आप एक तरह से एक्सपेक्टेशंस तो सभी को होती है कि हमने किया है, लेकिन 6 महीने आते आते तक, जब तक हमारा दिल बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि अब तो कुछ होगा नहीं, फिर एक बैंगलोर में शायद एक फिल्म फेस्टिवल है ना, उन्होंने इसको पिक किया और उसके बाद ये काफी अच्छी चली है। मतलब यहाँ के इंडियन सर्किट में तो बहुत अच्छी चली है। तो मामी तक, तो मामी से अच्छा फिल्म फेस्टिवल तो नहीं है, मतलब ये सबसे अच्छे फिल्म फेस्टिवल, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेस्टिवल जो इंडिया में है उस पे है। तो शायद हिमाचल की, तो ये शायद जो हिमाचल की है, ये तो पहली फिल्म होगी जो ये शॉर्ट फिल्म है। यूट्यूब पे कोई भी देख सकता है उसको, अद्वैता के नाम से ही है वो। बहुत ही टॉप नॉच एक्टिंग थी। वो तो थैंक यू वेरी मच। वो आपका प्यार है, जिसको भी देखता है वो जो चीज है वो तो सामने वाले की आंखों में होती है। अगर उसको कोई 10 लोग भी नहीं देख रहे तो वो किसी के लिए नहीं है। पर ये कि अगर आपने अप्रिशिएट किया है, आपको अच्छी लग रही है, इस तरह की चीजें अच्छी लगती है, बल्कि हम चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस भी देखिए। देखिए, जिसने नहीं देखी भाई पक्का देखो। और सर बिल्कुल आप पहचान मिलेंगे, मुझे बिल्कुल पहचाने थे, और एक्टिंग क्या टॉप नॉच थी, मतलब सही बता रहा हूँ, बहुत सही थी। तो सर अद्वैत के बारे में तो हमने अभी बात की, इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट्स हो गए सर आपने जिसमें काम किया होगा? किए हैं, बट एज एक्टर मैंने ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं किए। बट उसमें है जैसे बिग बैंग है, ऋतिक रोशन की फिल्म, वो पहली बार मैंने फिल्म उसी प्रोजेक्ट से मुझे पता चला था कि मैं अगर एक्टिंग करूंगा तो मैं तो अपना अपने हिसाब से एक्टिंग करना चाहता हूँ, मैं अपनी तरह के ही कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ। जब मैंने बैंग कर लिया था तो मैंने देख लिया था कि चीज़ें, जिस तरह के मैं कैरेक्टर्स करना चाहता हूँ और जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह के ऑडिशंस मुझे मिल रहे थे, तो मैं ना, मुझे एक्साइट नहीं करते थे यार। और वो मैंने जब एक बार कर भी दिया, कैमरा जब मैंने फेस कर भी दिया था, तो उसके बाद मुझे कुछ एक्साइटिंग नहीं लगा। वो बहुत मुझे ऐसा लगा कि हाँ ठीक है ये चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इतनी मेहनत के बाद इस तरह की चीज़ें करोगे तो वो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था एज एक्टर। तो मैंने डिसाइड किया था कि हाँ, जो कुछ एक अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होंगी जो मुझे अच्छी लगेगी वही मैं करूँगा। फिर एक बीच में मैंने कुछ एक शॉर्ट फिल्म्स की है, दूरदर्शन के कुछ एक सीरियल्स किए, बट वो वैसा था कि जो आप अपने बिल्स और बाकी चीज़ें चलाने के लिए करते हो एज एक्टर, जो जिसको हाँ, जो स्ट्रगलिंग पीरियड के टाइम पे आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हो। एक प्रोजेक्ट और है जो हिमाचल से ही बने, बहुत अच्छे फिल्म मेकर हैं, वो धर्मशाला में भी रहते हैं, अजय सकलानी। उन्होंने 2 फिल्म बनाई है, एक उनकी फिल्म है सांझ, और हिमाचल में काफ़ी कम लोग होंगे, मतलब शायद अपर हिमाचल में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म बनाई है जो कि बहुत अच्छी है, मतलब बॉलीवुड लेवल की ही फिल्म है, बट हिमाचली बहुत सिंपल फिल्म है। अगर आप देखोगे आपको तो उसको बहुत अच्छी लगेगी। वो फिल्म प्लॉट बता सकते हैं? सांझ है, अगर आप यूट्यूब पे उसका ट्रेलर देखोगे आपको मिल जाएगी, इवन यूट्यूब पे आपको पूरी फिल्म मिल जाएगी। और उनकी एक दूसरी फिल्म है जो अभी अमेजन प्राइम पर है, गुगली गुम है, उसमें मैंने एक्टिंग की हुई है। तो ये कुछ एक प्रोजेक्ट्स थे जो मैंने एज एक्टर किए हैं, और शॉर्ट फिल्म्स हैं कुछ एक चीज़ें ऐसे जो शायद मेरे ध्यान में भी नहीं है अब तो। यही है। फिर धीरे धीरे मेरा जो चीज़ें थी मेरे बैक ऑफ द माइंड, तो मुझे मालूम था कि मैं दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को एज एक्टर, तो मैं कोशिश यही कर रहा था कि मैं अपनी मर्जी की एक्टिंग करूंगा, जो भी है वो मैं आज भी कर सकता हूँ, बट जो कैरेक्टर है वो मुझे एक्साइट करे। अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग लगता है तो मोस्टली मैं उसी तरह की चीज़ें करता हूँ। लेकिन जो डायरेक्शन में मैं फिर म्यूजिक वीडियोस और बाकी चीज़ें करना शुरू कर चुका था स्नो लेपर्ड के साथ, तो धीरे धीरे वो दोनों चीज़ें एक साथ से बैलेंस होना शुरू हो गई थी मेरे लिए। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सर, मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा कि किस टाइप का कैरेक्टर चाहते हैं आप, अगर आपको कभी प्ले करना हो तो? कैरेक्टर के बारे में मैं बहुत सिंपल जैसी चीज़ बोलूँगा यार, ये ना बड़ा ही कैसा कहूँगा मैं, ये ना जब आप पढ़ लेते हो तब उसके बाद आपको पता चलता है कि हाँ ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा। मेरे दिमाग में कोई ऐसी इमेज नहीं है कि इस तरह के कैरेक्टर्स मैं करना चाहता हूँ। मैं बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स जो मुझसे किसी तरह से कनेक्ट करे और वो रिलेटेबल हो, मुझे ऐसा लगता है। जैसे ये सिंपल वैसी वाली चीज है, दुनिया में आप बहुत सारे लोगों से मिलते हो, लेकिन आपको कुछ लोग पसंद आते हैं और कुछ लोग नापसंद होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बहुत पसंद होते हैं, तो आपके पास उसके रीजन नहीं हो सकते। आप बहुत ही हाइपोथेटिकली बोल सकते हो कि मुझे ना उसकी पर्सनालिटी अच्छी लगी। पर्सनालिटी में भी ऐसा क्या था,
उसका ब्रेकडाउन आपको पता नहीं होता, तो वो बहुत गहरी चीज है। लेकिन जो कनेक्ट कर जाए, वो जो ऐसा कैरेक्टर जो आपका गट या आपके अंदर की जो आपकी सेंसिबिलिटी है, आपकी सेंसिबिलिटीज के हिसाब से आपको एक आंसर मिल जाता है, ओके ये मैं करना चाहता हूँ और ये मैं नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं है कि मैं इसी तरह की चीजें करना चाहता हूँ। मैं हर तरह की चीजें करना चाहता हूँ और मैं एक तरह की चीजें बिल्कुल नहीं करना चाहता, ये मैं हमेशा जानता हूँ। तो सर जैसे आपने बताया कि आपने इतनी मूवीज में काम किया, डेफिनेटली यू आर अ गुड एक्टर, बट फिर डायरेक्शन क्यों, आपने कब स्विच किया कि अब डायरेक्शन करते हैं, डायरेक्टर बनते हैं, ये ऐसा क्यों स्विच क्यों? स्विच तो नहीं है ये, बेसिकली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं, मतलब सिर्फ हाँ, जैसे महेश मांजरेकर साहब है, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में, हर इंडस्ट्री में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो एक्टर डायरेक्टर है। ये कोई यूनिक चीज नहीं है। ये मुझे भी मालूम नहीं था, मैंने कोई स्विच नहीं किया है। मेरा जो इंटरेस्ट है, ये ऐसा समझ लीजिए जैसे कि क्रिकेट, अगर आप कोई क्रिकेट खेल रहा है तो उसको बॉलिंग भी अच्छी लग रही है और बैटिंग भी अच्छी लग रही है, तो एक ऑलराउंडर जैसा आदमी बन जाता है। तो बेसिकली डायरेक्शन में मेरे लिए यही है कि अभी बेसिक, जबकि मैं ज्यादा डायरेक्शन कर रहा हूँ पिछले 5 या 7 साल से, अगर आप देखोगे तो मैं डायरेक्शन ही कर रहा हूँ ज्यादा। तो डायरेक्शन में जब हम एक्टिंग एज एक्टर, मेरे दिमाग, मैं आपको बोला कि जब हम एक्टिंग कर रहे थे तो, और कॉलेजेस में जब आप डायरेक्ट कर रहे हो प्लेज, तो जब आप प्ले करते हो तो उस वक्त आप डायरेक्टर ही होते हो, तो आप स्टोरी समझते हो, आप आइडियाज पे बैठ करना शुरू करते हो बजाय उन कैरेक्टर पे। उन कहानियों के अंदर में जो कैरेक्टर्स है वो तो आपको एक्साइटिंग लगते ही है, लेकिन आप एक स्टोरी का शेप और स्टोरी के अंदर पे क्या एक्साइटिंग है वो आपको दिखना शुरू हो जाता है। तो शायद वो जो डायरेक्टर है वो आपके अंदर में उसी वक्त पैदा हुआ था, वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू हो गया और अपॉर्चुनिटीज जिस तरह की मिली, इवन वो, मैं ये भी नहीं मानता कि मैंने डिजाइन किया उसको, वो खुद से जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती गई, शायद डायरेक्शन में मेरे पास ज्यादा अच्छी और एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज थी, तो इस वजह से अभी मैं ज्यादा डायरेक्शन कर रहा हूँ। तो आपकी डायरेक्शन जर्नी के बारे में थोड़ा बताएंगे कि अच्छे से आपने बताया म्यूजिक वीडियो से आई थिंक स्टार्ट किया था आपने, तो वो कैसे स्टार्ट हुई? म्यूजिक वीडियो भी नहीं, म्यूजिक वीडियो में तो फिल्म मेकिंग में डायरेक्शन हुई, लेकिन डायरेक्शन तो बेसिकली आप कहानियां कह रहे हो, तो वो तो स्टेज से कॉलेज में ही हो गई थी। हाँ, फिर मैंने वो कैमरास के लिए बनाना शुरू किया, तो हाँ, वो पहली बार मुझे स्नो लेपर्ड से मिला था। एक बहुत अच्छा वो है, म्यूजिशियन ही कहेंगे, रोनित विंटा, सब जाते हैं उनका, है ना, उनका एक म्यूजिक वीडियो है वादा करो, वो मेरा डेब्यू था एज फिल्म मेकर में, मेरा पहला फिल्म थी। वीडियो भी वही है कि सिर्फ गाने के ऊपर आपने फिल्म तो बनाई, स्टोरी का ही, लेकिन गाना चल रहा है। फिल्म्स में भी तो होता है, एक हिस्सा होता है जहाँ पे गाना चल रहा है और कहानी आपकी चल रही होती है, तो म्यूजिक वीडियो सेम वैसी ही चीज है। तो म्यूजिक वीडियो मेरा जो फिल्म मेकिंग है वो यहाँ से शुरू हुआ कि जो मैंने वादा करो किया, वो वादा करो पहला था। उससे पहले मैं एक प्रोजेक्ट मैंने किया था डायरेक्ट, वो मैं नहीं आ पाया, वो नहीं बता नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, मतलब कि वो आया नहीं सामने। तो फेलियर और सक्सेस तो दोनों चीजें हो, लेकिन जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, जो मतलब लोगों के सामने आया पहली बार, वो वादा करो ही था एज डायरेक्टर। एंड सर पंजाबी सॉन्ग्स भी डायरेक्ट किए आपने कुछ? पंजाबी मैंने नहीं किए हैं, स्नो लेपर्ड से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम कर चुके हैं, 50, 100, 150 से ज्यादा म्यूजिक वीडियोस हो चुके होंगे जो पंजाबी, जिसमें मैं एज एसोसिएट डायरेक्टर हो जाऊंगा, या मैं प्रोडक्शन मैनेजर, या किसी तरह से एक डिफरेंट जो रोल्स हैं एक प्रोडक्शन में होता है, जो जब आप शूट कर रहे होते हैं फिल्म, तो मैंने किए हैं वो। तो सर नाउ यू आर अ डायरेक्टर, तो आप हमको ये समझाओ कि एज अ डायरेक्टर मूवी बनती कैसे है? लाइक आप डायरेक्टर हो, आपने आज सोचा कि मुझे मूवी बनानी है, तो लाइक कैसे मैनेज करोगे? सबसे पहले स्क्रिप्टिंग एंड ऑल, क्या सब कास्ट वगैरह कास्टिंग करोगे क्या? ये सारी चीज़ तो बहुत बाद में आती है। बेसिकली बात तो यही है कि हर एक चीज़ की तरह कि आपका जो बेसिक आइडिया है ना, फिल्म का जो बेसिक आइडिया है, जो कहानी है, अगर वो कहानी ऐसी है कि वो जिसे आप कहना चाहते हो, और मैं तो कहूँगा हर एक फिल्म मेकर को एक ऐसी कहानी जिसे कहे बगैर, अगर आप ये चाहोगे कि मैं अगर जिंदगी में ये बात नहीं कहूंगा ना किसी से, तो शायद मुझसे छूट जाएगा, मैं गलत हो जाएगा। कोई एक ऐसी चीज हो सकता है कि किसी की भी कहानी है, तो रियल लाइफ में भी कि ये बात मैं बोलना चाहूंगा किसी को, सेम उसी इंस्टिंक्ट से पैदा होती है। फिल्म शुरू होती ही आइडिया से है, वैसे तो हर एक चीज जिंदगी में आइडिया से ही शुरू होती है। मान लीजिए ऐसा ही है जैसे पॉडकास्टिंग आपके दिमाग में आया, आपने बोला ओके लेट्स ट्राई इट, लेकिन एक टाइम पर आते आते आप अगर इस डिसीजन तक पहुंच जाओगे कि अगर मैं पॉडकास्टिंग में अगर ये चीज नहीं कर पाया ना, तो ये छूट जाएगा मुझसे। तो कहानियां एक्चुअली आइडियाज ही हैं, कहानियां ही है वो, कि एक इस आदमी की कहानी अगर हम नहीं कहेंगे
और ये एक्साइटिंग है, ये लोगों को भी पता होनी चाहिए, और ये आपके लिए आपको उसमें वैल्यू दिखती है उस आइडिया में। तो फिल्म इज अ आइडिया, और आइडिया फिर धीरे धीरे स्टोरी बनता है, फिर उस स्टोरी को आप धीरे धीरे ब्रेक डाउन करते 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 फिल्म बनाते हो कैमरा पे। तो सर स्क्रिप्टिंग जैसे रहती है आपकी, हाँ, तो उसको आप डिसाइड करते हो या राइटर से लेते हो? वो दो तरह के डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे तो और तरह के भी हो सकते हैं। स्क्रिप्टिंग जो आपका सवाल है उस तरह से कि कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो कुछ कहानी उठाते हैं, उनको कहानी पसंद आई, उन्होंने उठाया, नॉवल किसी का उठा लिया और कर दिया। और दूसरा एक होता है कि जो आइडिया से होता है, तो जो बेसिक चीज़ है जो मैंने पहले कहा आपको कि आइडिया से ही शुरू होती है। तो मैं जो जितने भी मैंने अभी तक जितनी भी शॉर्ट फिल्म्स की है या म्यूजिक वीडियोस की है, उसकी जो कहानी है और जो उसका आइडिया, वो हमेशा मैं ही डिसाइड करता हूँ। तो मैं दूसरी तरह का हूँ कि मैं आइडिया लेवल से ही डेवलप करता हूँ चीज़ें, मैं स्क्रिप्ट्स लेता नहीं हूँ। और ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अभी तक मैंने ऐसा नहीं किया कि कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा किया हो कि किसी की स्टोरी पे मैंने हाँ प्लेज हमने किए हैं, प्लेज हमने अडेप्ट किए हैं डिफरेंट राइटर्स के, या प्लेज को ही अडेप्ट करके उस तरह से किए हैं। लेकिन जितने बाकी चीज़ें हैं वो सारे के सारे खुद से ही मैंने आइडिया डेवलप किया है, और मैं उसी तरह का डायरेक्टर हूँ कि जो मतलब आइडिया लेवल से ही स्टोरी और स्क्रीन प्ले में कन्वर्ट करके फिर उसको फिल्म्स में कन्वर्ट करता है। ओके, आपने स्क्रिप्टिंग कर दी है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आता है सर? कास्ट डिसाइडिंग? फिर उसके बाद आप जैसे ही आप स्क्रिप्ट लॉक कर देते हो, कहानी आपकी लॉक हो जाती है, उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि भाई आप कास्टिंग भी करोगे। उसमें प्री प्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, किस तरह से हम शूट करेंगे, कास्टिंग आ जाती है, कहाँ शूट करेंगे, उसकी बजटिंग, हमको किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए, वो उसका प्री जो शूट करने से पहले की जितनी भी प्लानिंग है वो आती है। इसको आप 3 सेगमेंट में बांटते हो। एक बार जब आपकी स्क्रिप्ट लॉक हो गई है और आप फिल्म बनाना चाहते हो, तो इसके 3 अलग अलग चीज़ें होती है, जिसको हम प्री प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। एक होते हैं प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से पहले जब आप शूट करना, जैसे अभी आप शूट कर रहे हो, तो जो कल आपने मुझे कॉल किया वो सारा प्री प्रोडक्शन में है, लेकिन जब आज हम शूट कर रहे हैं तो ये प्रोडक्शन है, और इसके बाद पोस्ट होगा जब आप एडिट करोगे। तो सेम वही है, फिल्म मेकिंग का यही हिस्सा कि ये तीनों चीजें होती है फिर। मतलब मूवी लेवल पे यही रहता है। हाँ क्योंकि ऐसा है ना, हम चाह रहे थे कि बड़े स्केल में, बस हम चाह रहे थे कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप बता दें, जैसे कि स्क्रिप्टिंग होती है पहले, उसके बाद कास्टिंग होती है, लाइक दैट कुछ। अच्छा, तो जो प्री प्रोडक्शन में होता है, जैसे कि प्री प्रोडक्शन में आप डिसाइड करते हो कि आप प्री प्रोडक्शन में आपकी कास्टिंग आ जाती है, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग, जैसे कि प्रोडक्शन में ये भी आ जाता है कितने लोग हैं, कितनी गाड़ियां हमको चाहिए होगी, क्या टेक्निकल इक्विपमेंट्स है, अगर टेक्निकलिटी में देखें हमें क्या क्या कैमरा चाहिए, है ना, किस तरह का कैमरा चाहिए, हम एक कैमरा के साथ शूट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं। फिर उसी प्री प्रोडक्शन में आप तो सिर्फ एक दिन शूट कर रहे हो, अगर शूट 10 दिन का या 15 दिन का है, तो कौन से दिन में कौन सा सीन शूट होने जा रहा है वो काटते हो। और प्री प्रोडक्शन में इसी बीच में आप ये चीज़ें भी, सारी की सारी चीज़ें जो आपकी स्टोरी और बाकी चीज़ें, वो आप एक्टर से भी डिस्कस कर रहे होते हो। आप उन्हीं सीन्स को जो आपने लिखे हैं उनको इम्प्रोवाइज कर रहे होते हो। ऐसा नहीं होता है कि वो पहली बार होता है। एज डायरेक्टर जिस तरह से हम मोस्टली ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं कि वो सीन पहले थोड़ा दोनों एक्टर्स आके मिल लेंगे और आप स्क्रिप्ट एक्टर्स को भेजते हो या साइन और बाकी चीज़ें, और फिर जो पूरा का पूरा जो शूट है वो किस तरह से प्लान होगा। अगर वो 60 दिन का शूट है या 10 दिन का शूट है, तो कितने कितने दिन बाद ब्रेक है, या क्या क्या चीज़ें किस किस दिन कितने लोग हैं, आपका टेक्निकल जो क्रू है वो कितना बड़ा है, तो वो सारी चीज़ें प्लेस की जाती है, उसे हम प्री कहते हैं। फिर पोस्ट पे वही होता है कि शूटिंग वाले दिन में भी आपका खाना, ट्रैवल, कौन आदमी कब आ रहा है, कौन एक्टर किस टाइम पे आ रहा है, हाँ, तो वो सारा का सारा मैनेज पूरी के प्री प्रोडक्शन में ही हो जाता है, उसकी प्लानिंग। फिर जो एग्जीक्यूशन है वो प्रोडक्शन के टाइम पे होती है। अब जो प्रोडक्शन के टाइम पे जो आपने शूट कर लिया है, अब आपको मालूम है कि आपने परफेक्टली शूट किया, बहुत सारी चीज़ों में ऐसी चीज़ है कि आपसे मैनेज हुई है, नहीं हुई है, तो या तो आप रीशूट हो जाते हैं कई बार, फिर आप पोस्ट शुरू करते हो। तो वो पोस्ट में तो आपको मालूम है कि एडिटिंग आता है, एडिट, साउंड, कलर, ये बहुत वो है, मतलब मार्केटिंग वगैरह इसमें आती है। नहीं, एक बार आपकी फिल्म पूरी हो जाएगी तो फिर वो तो दूसरा आता है, वो कैंपेन है, फिर वो सेलिंग और बाकी चीजें अलग चीज आ जाती है। मतलब पोस्ट प्रोडक्शन में नहीं आता है। पोस्ट में आता है। हाँ, पोस्ट में मतलब एडिट कंप्लीट होने तक आ जाएगा, फिर सेलिंग वाला भी आप पोस्ट ही समझिए, वो तो लॉन्च और बाकी सेलिंग है। तो सर काफ़ी बात हो गई अरे बरेगी, सो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, यंग गन्स ऑफ हिमालयाज। आपकी जो फर्स्ट इंडिपेंडेंट मूवी है जिसमें आप डायरेक्शन भी कर रहे हो, तो आप जितना बता सकते हो मूवी के बारे में, क्योंकि रिलीज़ नहीं हुई है, वो सब बताओ कि क्या क्या है, कैसी है, एक्टर्स कौन है, मेन लीड कौन है, आपका क्या रोल है, आप एक्टिंग कर रहे हो या सिर्फ डायरेक्शन ही कर रहे हो, एवरीथिंग।
ठीक है, तो जो यंग गन्स ऑफ हिमालयाज है, ये मेरी पहली फिल्म है, डेब्यू फिल्म है, फीचर फिल्म, सेल्फ फंडेड है। सेल्फ फंडेड मतलब कि हमारे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट फिल्म है, हमारे पास कोई बैकर नहीं है जो मतलब पैसा डालने वाला है, जिसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में। हम 4 लोग हैं जिन्होंने किसी तरह से प्रोडक्शन लेवल पे एक दूसरे की हेल्प के थ्रू ये फिल्म बनाई है। जैसे मैं हूँ उसमें, क्रिस भारती हैं, अरविंद कौशल एक हमारे फ्रेंड, और एक हमारे फ्रेंड है मुंबई से कृष्णा एस बंजन, जिन्होंने हमें चीज़ें जो मुंबई से, जैसे टेक्निकल चीज़ों में उन्होंने बहुत हेल्प किया, कैमरा प्रोक्योर करने में हेल्प किया है, लाइट्स में हेल्प किया है, टेक्नीशियंस को वहाँ से। हमारी फिल्म में टेक्नीशियंस और कास्ट में एक आदमी के अलावा सभी लोग हिमाचल से ही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हिमाचली फिल्म है। हमने हिमाचल के टैलेंट का इस्तेमाल ज़रूर किया, लेकिन ये जो फिल्म है वो हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पे कोशिश की है कि हम इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स पे ये फिल्म बना सके। वो कितनी अच्छी बनी है, कितनी खराब बनी है, वो ऑडियंस ज़्यादा अच्छे से जानेगी जब वो बाहर आ जाएगा ये फिल्म। तो ये हमारी पहली फिल्म है, और शुरू हम मतलब हमारी यहीं से ही शुरू हुई थी। मैंने और क्रिस भाई ने इसकी स्क्रिप्टिंग करना शुरू किया, धीरे धीरे यहीं के हमारे आसपास के लोग हैं उन्हीं के साथ हमने टीम अप करके ये फिल्म बनाना शुरू किया। इसमें एक्टर्स हिमाचल के ही है, जिसमें जैसे मैंने आपको कहा कि अरविंद कौशल, क्रिस भाई तो हैं ही, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स हैं जो बहुत टैलेंटेड लोग हैं। जैसे इसमें ईशान आज़ाद है जो कि रहता मुंबई में है, ही इज़ अ बहुत अच्छा नाम है, मतलब एक्टर्स के बीच में सभी लोग जानते हैं उसको हिमाचल से। एड फिल्म्स में वो काफ़ी अच्छी एड फिल्म्स कर चुका है, एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, कुछ एक फिल्म्स भी कर चुका है वो आदमी। इसके अलावा बहुत बहुत सारे ऐसे हैं, जैसे आशीष भारद्वाज है, अमित रोहाली है, या फीमेल्स में जैसे फीमेल कास्ट में हमारे साथ श्रुति बख्शी को सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे ज़्यादातर लोग हैं। आरुषि विशिष्ट, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। और रोहड़ू, रामपुर, इवन अपर हिमाचल से, लोअर हिमाचल से, सभी जगहों से बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं। इवन हमको इसमें एक्टर्स के बीच में हमारे जो ओल्ड थिएटरिस्ट्स हैं शिमला के, ऐसे बहुत सारे नाम जिसमें जो जिनसे मैंने खुद भी सीखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें दयाल सर है, दयाल प्रसाद हैं, संजय सूद, ऐसे बहुत सारे हैं, देवेन भाई। इसके अलावा बहुत सारे, अमला मैम है जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है, वो बहुत बड़ा नाम है, वो मतलब काफ़ी बुजुर्ग एक्टर हैं, वो अभी भी ट्रेनिंग करते हैं, धर्मपुर में रहते हैं। तो मैम, ऐसे इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके सपोर्ट के बगैर ये फिल्म पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी। इट्स अ इंडिपेंडेंट फिल्म, बट ये हमने कोशिश करी है हिमाचल से ही कि हम इसका जो स्टैंडर्ड है, हिमाचली कहानी, हिमाचल के ही बैकड्रॉप में है कहानी, लेकिन वो जो फिल्म है वो ऐसे ना लगे कि वो मतलब जिसको हम कहते हैं ना कि वो थोड़ी सी ऐसी होती है कि ये लोकल फिल्म्स बनी हुई है, या जो छोटी फिल्म है, वो हमने जो इसकी स्टैंडर्ड है और जिसकी क्वालिटी है उसको हमने वैसे ही मेंटेन करने की कोशिश की, जैसे हाँ वैसे। हाँ सर, आपने जो जितने भी आपके क्रू मेंबर्स थे या समथिंग लाइक टीम, जितने भी लोग आपकी फिल्म में हैं, उन्हें कैसे इकट्ठा किया? ये इकट्ठा तो क्या मतलब, ये जैसे आपका ये तो जो आपका वर्किंग सर्कल होता है ना, उसी में लोग होते हैं जिनको आप बहुत टाइम से जानते हो। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 1 या 2 महीने की बात है, इसमें ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग 60% लोग ऐसे हैं जिनको हम एक दूसरे को कम से कम 5-5, 7-7, 8-8 साल से जानते हैं, जिनके टैलेंट पे आपको भरोसा है, आप जानते हो कि ये आदमी की कैपेबिलिटी क्या है, लेकिन ये बहुत अंडररेटेड है। तो इस तरह के ऐसे इसमें बहुत एक आदमी, मतलब अभी अगर मैं आपको लिस्ट बताना शुरू करूंगा तो हमारे पास कम से कम 40-50 लोग ऐसे हैं जो कि बहुत ही अच्छे टैलेंटेड लोग हैं, जो हिमाचल में ही काम कर रहे थे या हिमाचल से बाहर काम कर रहे थे, और जिन जो अपॉर्चुनिटीज देख रहे थे। तो हम सिर्फ टीम अप हुए सभी लोग, और हमने हर एक तरह से इस प्रोजेक्ट को हेल्प किया है। लोग अपनी गाड़ियों के जो जिस तरह से हेल्प कर सकता था, मान लीजिए कि अगर आपके पास गाड़ी है तो हम आपकी गाड़ी 60 दिन तक यूज कर रहे हैं। कोई आदमी हमें जगहों में हेल्प कर रहा है, कि किसी के घर पे हम शूट कर रहे हैं तो वो अपने फ्रेंड या रिलेटिव्स जिस तरह से भी जितना सिर्फ पैसा ही नहीं, आप जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को हमने इकट्ठा करके इंडिपेंडेंटली ये फिल्म बनाई है। होपफुली ये 5 या 8 महीनों में आ जानी चाहिए बाहर। वी आर लुकिंग फॉर प्रोड्यूसर्स। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, और अब हम मतलब जो पोस्ट प्रोडक्शन में, जैसे आपने बोला पोस्ट प्रोडक्शन जो मैंने पहले बोला था, वो कंप्लीट हो चुका है, फिल्म पूरी कंप्लीट है। और हमने इसको कांस, एक फ्रांस में एक फिल्म फेस्टिवल होता है, उसके लिए हमने सबमिट किया था
बट वो वहाँ पे हुआ नहीं। इट्स अ बिग, हम तो इसमें ही खुश है कि हमने उसको सबमिट कर दिया। अब हमेशा से बहुत कम चांसेस होते हैं, बहुत 5-6 हज़ार फिल्म्स जहाँ पर सबमिट होती हैं डायरेक्टली, वहाँ पे हमने सबमिट किया और नहीं हुआ। ऑब्वियसली हम नेक्स्ट टाइम भी ट्राई कर सकते हैं, वो हमेशा ट्राई करते रहेंगे। पर अच्छी बात यह है कि हमने ये फिल्म कंप्लीट कर ली है। अब हम प्रोड्यूसर देख रहे हैं, हो सकता है वो हमें चंडीगढ़ में मिले, दिल्ली में मिले, हम बहुत सारी जगहों पर, हैदराबाद में हमारी बातचीत चल रही है या मुंबई में हमारी बातचीत चल रही है। तो हम इसके लिए एक बेस्ट प्रोड्यूसर जो इस फिल्म को अच्छे लेवल पर इसको लोगों तक पहुंचा सके वो देख रहे हैं। वो OTT हो सकता है, वो हो सकता है कि हम थिएटर रिलीज मिले। तो अभी वो सारी चीज़ें अब शुरू हो चुकी है इस फिल्म पे। ओके, तो सर जैसे आपने बताया कि आपका जो डायरेक्शन करियर था वो काफ़ी पहले शुरू हो गया है, बट ये जो आपने काम किया, ये एक जितना आपने काम किया लाइक म्यूज़िक वीडियोज़ या वो थोड़े छोटे लेवल पे था, ये एक काफ़ी बड़े लेवल का काम था, लाइक फुल फ्लेज मूवी थी। तो इसमें आपको कुछ चैलेंजेस आए या फिर आपको कुछ नया एक्सपीरियंस तो डेफिनेटली मिला ही होगा। तो मतलब क्या था वो सारा कि लाइक एक छोटे लेवल से एक हाई लेवल पे थोड़ा डायरेक्ट करना? ये तो फिल्म बनाना तो अपने आप में फिल्म स्कूल है। मतलब आप ये समझो कि आप एक बहुत अच्छा कोट है एक बहुत अच्छे डायरेक्टर का, नाम मैं स्किप कर रहा हूँ, कि अगर आप फिल्म स्कूल करना चाहते हो, अगर आप फिल्म स्कूल नहीं जाना चाहते हो तो खुद ही फिल्म बना दो, तो आपको पता चल जाएगा फिल्म कैसे बने। हाँ, और इट्स मैं टफ नहीं कहूँगा, बहुत लर्निंग वाला एक्सपीरियंस है जिंदगी। मैंने ये फिल्म 60 दिन में शूट की है और मैं पिछले 2.5 साल से लगभग इस पे काम कर रहा हूँ। लेकिन जो 60 दिन जो मैंने शूट किया है, जब मैं शूटिंग कर रहा था प्रोडक्शन के टाइम में, सिर्फ वही वाला हिस्सा नहीं और बाकी हिस्से, लेकिन वो जो 60 दिन है उसमें आपके जो सबसे आपको ऐसा पता होता है ना कि इन 60 दिनों में मैंने सबसे ज्यादा सीखा खुद के बारे में। आपने खुद को चैलेंज किया, टफ जरूर था लेकिन आप इवॉल्व होकर भी उतने ही निकलते हो। तो ये जो ये फिल्म है, तो इसके 60 दिनों ने आपको, मतलब ये टफ नहीं था मेरे हिसाब से, टफ नहीं था, ये लर्निंग है। जब आप बहुत अच्छा कुछ लर्न कर रहे हो जिंदगी में तो वो टफ हो गई। ऐसा ये कोई इसमें सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि जो हमारी ही इंडस्ट्री के साथ ऐसा है, वो हर एक चीज में, कोई भी चीज, जैसे मैंने शुरू में बोला, आप कोई भी चीज दुनिया के ले लो, अगर आप उसको बहुत अच्छे से डिटेल से सीखना चाहोगे तो वो मुश्किल है ही, कोई चीज आसान नहीं है। तो आपने बताया 60 दिन तक शूटिंग चली, उससे पहले आप एक्टर भी थे, तो कभी लाइक शूटिंग पीरियड में ऐसा लगा कि यार मैं ही एक्टिंग कर लेता हूँ, लाइक होता है ना कि अंदर का एक्टर तो होता ही है, लाइक डायरेक्शन रहने तो एक्टिंग मैं करता हूँ, मैं अच्छी कर लूंगा, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब वो फिल्म शुरू करने से पहले मैं सोच रहा था कि एक आधी जगह पे मैं करूँ, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे आप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और जब आप शूट करते हो तो एक पार्ट था उसी फिल्म में, वो इवन मैं सोचा था कि अगर कोई नहीं होगा, हम कास्टिंग सोच रहे थे और 11th आवर तक वो हो नहीं पा रहा था, तो मैंने सोचा था कि मैं खुद कर लूंगा। लेकिन फाइनल जब लास्ट के 4-5 दिन रहे ना, तो मुझे क्लियर हो गया कि मैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन कर सकता हूँ, भाई एक्टिंग नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल जॉब है और बहुत टफ चीजें, बहुत टफ हो गई। एक्टिंग भी हो जाती है, दोनों चीजें मैनेज करना। हाँ, एक्टिंग भी हो जाती है, बट वो बहुत एक्साइटिंग है। एक्टिंग ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं है, जब उस वक्त कर रहे होते हो तो शायद आपको वैसा फील हो रहा होता है, बहुत कम, लेकिन वो एक्साइटिंग होता है। अगर वो एक्साइट करता है ना आपको जिंदगी में चैलेंज, तो फिल्म मेकिंग आपके लिए बनी हुई है। अगर किसी को भी चैलेंजेस एक्साइट करते हैं बजाय डराने के, तो उसके पास एक अच्छी क्वालिटी है कि वो अच्छा फिल्म मेकर बन सकता है। तो मुझे ज्यादातर चीजें, टफ सिचुएशंस एक्साइट करती है। मैं डराता मुझे तब तक है जब तक वो उसकी प्रिपरेशन है, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, उसके बाद वो सिर्फ मुझे एक्साइट करेगा, वो डराएगा नहीं। आपको गुस्सा आता है सर कभी, मतलब कोई सीन बिल्कुल मतलब हो ना आपके साथ? सभी को आता है सभी को आता है यार। सबसे काम कौन रहता है आपकी टीम? इंसान, हमारे सभी साथी हैं, मतलब जैसे कि हमारे जो डीपी है, जिन कृष्णा मैंने पहले कहा, हमारे लीड है क्रिस, वो बहुत कूल आदमी है, अरविंद कौशल, इवन ईशान, सभी लोग मतलब टेम्परामेंट के हिसाब से सभी कूल थे। दैट्स व्हाई इतना मुश्किल प्रोजेक्ट पुल हो पाया। अदरवाइज जो टीम का कोऑर्डिनेशन था वो बहुत अच्छा था, और काम तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे जो काम पर्सन था वो हमारा डीपी थे कृष्णा एस व्यंजन। वो काफी एक्सपीरियंस भी है, हमसे ज्यादा उम्र में भी काफी है, तो वो बहुत कूल है। बल्कि सर मैं शिमला में जब आया था तो मैंने आपका वहाँ का शूट देखा था, पूल वहाँ शूट किया था उधर शिमला में। और उस टाइम मतलब पहले तो उसकी हालत कुछ ठीक नहीं थी नक्कर की, बट जो उसके बाद डिजाइन किया गया उसको,
मतलब मजा जैसा आ गया था देख के। सेट के अकॉर्डिंग। हाँ, क्या सेटअप था, प्लस लाइटिंग एट ऑल, हाँ एडजस्टमेंट लेवल टॉप नॉच। हाँ, वो सारे, हाँ वैसी वैसी चीजें होती है, वो एक्सपर्ट्स हैं। इवन ये तो इसमें तो उतना लेवल, मतलब हम अगर इंडिपेंडेंट फिल्म बना रहे होते तो हर एक डिपार्टमेंट में हमने तो उसको टेलर मेक करके बनाया। एक आदमी, एक एक्टर सिर्फ एक एक्टिंग ही नहीं कर रहा था, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो एडीज का काम भी कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे जो प्रोडक्शन में भी काम कर रहे थे। बावजूद उसके भी जो हमारी जो टेक्निकल टीम थी, वो कृष्णा और बाकी लोग और एडी टीम, तो वो एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना, वो जब हम कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो वो फिर कर लेते हैं। वो बहुत अच्छा हुआ, वो मुझे भी बहुत, वो एक्चुअली वो जो जगह थी वो एज ए डायरेक्टर हमने डिसाइड ही इसलिए की थी क्योंकि जब आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उसका रेफरेंस क्या था। हम भी चाहते तो हम कोई बहुत अच्छी जगह ले सकते थे, लेकिन वो स्टोरी के हिसाब से हमारी डिमांड थी, लेकिन हमें मालूम था लाइटिंग और बाकी चीज़ों के हिसाब से ये कैसा दिखने वाला है। एज डायरेक्टर आप जान जाते हो, उतना आपको मालूम होता है। तो सर जैसे आपने बताया कि आपकी इंडिपेंडेंट मूवी थी और फर्स्ट प्रोजेक्ट एज अ डायरेक्टर, तो कहीं ना कहीं ये मेंटली, फिजिकली और फाइनेंशियली भी काफ़ी एग्जॉस्टिंग होती है चीज़ें, बिकॉज एक्सपेंसिव तो होती है, एवरीबडी नोज। तो फिर ये कैसे मैनेज किया आपने? ये सारी चीजें अगर आपके पास, मैं साफ कहता हूँ, ये ऐसा मतलब एग्जॉस्टिंग वर्ड भी ठीक है आपके हिसाब से अगर हम बहुत बाहर से देखें, लेकिन अगर आप किसी चीज के बारे में उतने पैशनेट हो ना, तो आपको वो जो चीजें आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसमें वो नहीं दिखाई देते, क्योंकि आप उस चीज को वो करना चाहते हो बाय हुक और क्रुक। टफ था, मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आसान होता है। फिल्म बनाना बहुत मुश्किल काम है और बहुत महंगी चीजों में से है, लेकिन आप अगर चाहो तो अब ये जो चीज है वो चेंज भी होती जा रही है। टेक्नोलॉजी सस्ती हो गई है। आज से 10 साल 15 साल पहले जितनी महंगी फिल्म बनती थी, उस जैसे आप ये समझो ना कि आज से 10-15 साल पहले हमको टेक्नोलॉजी सस्ती होती जा रही है। एक ही चीज है जो सस्ती होती जा रही है। हमारी कॉलिंग महंगी थी कभी और आज सस्ती हो गई है, बिकॉज टेक्नोलॉजी का ही हिस्सा है। तो जो वैसे ही फिल्म मेकिंग में 10 साल पहले जो फिल्म बनाना बहुत महंगा था, टेक्नोलॉजी की वजह से, कैमरास की वजह से वो इजी हो गया है। तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो फिल्म सस्ती हो गई है बनाना, तो जो टेक्नोलॉजी की वजह से फिल्म सस्ती है तो उसकी वजह से वो इजी भी हो पाया। वो टफ नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है जैसा हम सोचते हैं ज्यादातर। जैसे ज्यादातर लोग सोचेंगे फिल्म बनाना इतना, वो सोचेंगे अपना जो उनका एक्सपीरियंस है 10 या 15 साल के हिसाब से कि भाई इतनी महंगी होती है फिल्म, लेकिन टेक्नोलॉजी ने उसको सस्ता भी कर दिया। अगर आप चाहो तो आप इनोवेटिव होकर बहुत कम बजट में इंडिपेंडेंट सिनेमा, या जो ज्यादातर लोग, ऐसा भी एक बहुत फिल्म मेकर्स की ऐसी लॉबी भी जो ये बोल रहे हैं कि फ्यूचर इंडिपेंडेंट फिल्म्स का ही है। यू मे एग्री टू इट और आप डिसएग्री भी कर सकते हो उससे, लेकिन टेक्नोलॉजी ने आपको वो ताकत दे दी है कि वो सिर्फ आपको मुंबई में रहते हुए फिल्म नहीं बना सकते। आप चाहो तो आप हिमाचल के किसी बहुत छोटे से गांव में रहते हुए भी आप वहां से एक छोटी छोटी फिल्म बनाना शुरू कर सकते हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत इजी हो गई कि आप एक्वायर कर, जो एक्सेस है। तो उस फिल्म ने वैसा किया। वो एग्जॉस्टिंग था, लेकिन मेरा बोलने का मतलब यही है कि हमारा जो पूरी टीम का पैशन था ना, वो जो हमारा आंख थी उस वक्त फिल्म पर थी, इस वजह से जो एग्जॉस्ट करने वाली चीजें थी, जो प्रॉब्लमेटिक चीजें थी हमारे साथ, वो हमें दिखती भी नहीं थी। एंजॉय करते थे आप उस मोमेंट को। वो जब एंजॉय, तो हाँ एंजॉय ही कर रहे थे क्योंकि हम फिल्म बना रहे थे। हमारा ध्यान हमारे पास क्या चीजें नहीं है उस पर। आपके लिए मुश्किल क्या होगा? एग्जॉस्ट तो आप तब होगे, आपके लिए टफ चीज तब होगी जब आप टफ फील करोगे, आपका ध्यान जा रहा है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। लेकिन अगर आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ फिल्म बनाने पर है, और वो पूरी टीम का ओरिएंटेशन था, तो फिल्म बनने के बाद मैंने, जो आप कह रहे हो ना कि मुझे लगा कि ये टफ बहुत था, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ वो बनाते, उस वक्त बनाते हुए। आप जब वहां थे तो आपकी टीम और आपके लोग आपको इतना हेल्प कर रहे थे कि वो आपके लिए बहुत इजीली हो गया। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स उसके बाद भी मुझसे पूछते हैं, मैं बोलता हूँ कि यार मैंने किया, मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने किया। हमने पहले दिन शुरू किया एज फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर। मेरा जो शुरू के 4-5 घंटे थे, उस वक्त तो मैं बहुत नर्वस था। यू वोंट बिलीव कि मैं जब शूट कर रहा हूँ उससे पिछली रात में सोया नहीं हूँ। मतलब मैं बिना सोए गया, मुझे नींद नहीं आई, और मैंने 5-6 घंटे, मुझे याद है कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि कैसे करनी है चीजें। लेकिन उसके बाद जो 55-60 दिन मुझे पता नहीं चला, धीरे धीरे फ्लो हुआ, और फिर वो जो फ्लो था ना वो खुद से होता गया। प्रॉब्लम्स बहुत आई,
प्रॉब्लम्स, इतनी प्रॉब्लम भी आई है कि आप सुबह 7 बजे जहाँ शूट कर रहे हो, रात में 11 बजे आपको वो लोकेशन वाले ये कहते हैं आप कल शूट नहीं कर सकते हो। उसके बावजूद वो अगले दिन वही सीन, वैसा ही सीन उससे दूसरी लोकेशन पे करते हैं, और वो जो दूसरी लोकेशन थी वो जिसने डिनाई किया था उससे बेहतर लोकेशन थी। तो इट वाज हैपनिंग क्योंकि जब एक आदमी नहीं, जब 50 लोग एक सेम पेज पर होते हैं और वो एक ही तरह से सोच रहे होते हैं, तो मतलब वो घटना शुरू हो जाता खुद से ही, वो इजी हो रहा। हाँ, यस, तो वो मुश्किल नहीं है। हाँ, शुरू में आपको लगेगा वो सोच के करना पड़ेगा, आसान नहीं है, ये मैं कहूँगा। तो सर जैसे आपने एक्टिंग की, डायरेक्शन भी कर ली, तो आपके हिसाब से आप अच्छे एक्टर हो या अच्छे डायरेक्टर? सेम वही पहुंच जाऊंगा कि मोटिवेशन पे डिपेंड करेगा, वो मुझे कितना अच्छे से ट्रिगर करेगी कोई भी चीज, फिर वो खुद से आप उसमें इन्वॉल्व होते जाओगे, और फिर वो टाइम के साथ साथ, मुझे सिंपल ये है कि मुझे जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे अच्छी चीज वही लगती है कि जब आप उसको फुल इन्वॉल्वमेंट के साथ कर सको और फुल फोकस के साथ कर सको। उसके बाद जो उसका आउटकम है वो दूसरों पे डिपेंड करता है। तो दोनों चीजें, ये कि वो हो सकता है कि एक्टिंग में मुझे कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो मुझे ऐसे ट्रिगर कर जाए कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। बात वही है कि मुझे मोटिवेट करने वाली बात है कि मोटिवेशन किस में से निकलेगा। एक कहानी मिल जाए, बहुत अच्छे से कहानी कही जा सकती है, फिर लोग उस तरह के जुड़ जाए, या एक्टिंग में भी एक कैरेक्टर मिल जाए, तो वो है। तो वो एक्साइटमेंट तो सेम ही इमोशन है, बट ये कि अभी मेरा जो एक्साइटमेंट है वो ज्यादातर मैं ज्यादातर एज एक्टर नहीं सोचता हूँ, मैं एज फिल्म मेकर ही सोचता हूँ, एज स्टोरी टेलर सोचता हूँ। मेरी इंटरेस्ट अभी उसी तरफ है, मैं उसी तरफ। सर ये थोड़ा सा डिप्लोमेटिक आंसर हो गया। अगर हम आपसे सिंपल वर्ड में पूछें, यस और नो, ठीक है, आप अच्छे डायरेक्टर हो या एक्टर हो? आपके हिसाब से यस और नो बोलो। मेरे हिसाब से मैं अभी डायरेक्शन कर रहा हूँ तो मैं अच्छा डायरेक्टर ही हूँ। ठीक है सर, ठीक है, ओके। एज अ डायरेक्टर, अगर इंडिया में आपको मतलब किसी एक्टर के साथ काम करना हो कि लाइक हाँ फ्यूचर में मैं चाहूँगा इसके साथ काम करना, और एज अ एक्टर किसी डायरेक्टर के अंडर आप काम करना चाहें, दोनों? अच्छा, एज एक्टर जैसे बहुत सारे लोग हैं यार, अभी पता नहीं इसमें बहुत सारे लोग आते हैं। मैं चाहता हूँ मैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ काम करूँ, रणदीप हुड्डा के साथ काम करूँ, बहुत अच्छी एक्टर है राधिका आप्टे, उनके साथ राधिका आप्टे। एज डायरेक्टर अनुराग कश्यप है। तो सर जैसे हम सबको ही पता है कि लाइक एक्टिंग का हब अगर पूरे इंडिया में देखें तो मुंबई को बोला जाता है, और आपने डायरेक्शन भी स्टार्ट कर दी थी। तो आपने जब अपना एक्टिंग करियर था या फिर डायरेक्शन करियर अभी स्टार्ट किया, तो आपने मुंबई क्यों नहीं मूव किया? लाइक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ आपको मिल सकती थी, क्योंकि अच्छा काम मिल सकता था, अच्छे लोगों के साथ काम मिल सकता था। हाँ, मैं सोचता था यार, मैं जब 2010-11 के अराउंड आपके दिमाग में आने लग जाता है, जब आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मेरे पास एक बेसिक सा स्किल सेट है जिसके साथ मैं शायद सरवाइव कर जाऊंगा मुंबई में भी। मैं सोच रहा था जब उसी वक्त ना, मैं अपॉर्चुनिटीज हिमाचल में भी देख रहा था, जैसे बैंग के टाइम पे मुझे जो मिल रही थी, छोटे छोटे एक्टिंग गिग्स और थिएटर में चीजें मिल ही रही थी। जब आपका माइंड बन रहा था मुंबई की तरफ जाने का, तो एक्चुअली स्नो लेपर्ड आया उस वक्त शिमला में। तो मेरे दिमाग में ऐसा नहीं था कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा। अब तो खैर मैंने डिसाइड कर दिया कि जब मैंने ये फिल्म यहीं से बना दी, तो मैं डिसाइड किया कि मैं इंडिपेंडेंट ही डायरेक्टर काम करूंगा। लेकिन वो कोई ऐसा कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि मैं मुंबई नहीं जाऊंगा, वो कोई प्लान का हिस्सा नहीं था। वो तो जैसे जैसे जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज मुझको मिलती गई, उसी ने शायद मुझे इस तरह से शेप किया। 12-13 में शायद मैं चाह भी सकता था, हो सकता कि मुंबई जाऊं, लेकिन जब मैं स्नो लेपर्ड में मैंने काम करना शुरू किया, तो मुझे वहां पे भी, जब तक मुझे यहाँ पर लर्निंग की चीजें मिल रही थी और मुझे अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी, तो मुझे मालूम था कि मैं नहीं जाऊंगा। जब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अच्छे से सीख गया हूँ, तो जब फिल्म मेकिंग में भी मेरा इंटरेस्ट हुआ, तो जैसे मैं स्नो लेपर्ड में गया तो मुझे पता चल गया कि अभी मैं और सीख सकता हूँ। पर धीरे धीरे स्नो लेपर्ड ही है जहाँ पे मैंने काम करते करते मेरे दिमाग में एक चीज आई कि अब जो चीजें हैं वो तो बहुत, जो एक्चुअल इंडस्ट्री जिस तरह से इवॉल्व हो रही है, फिल्म्स जिस तरह से पूरी दुनिया में इवॉल्व हो रही है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ऐसा एक बहुत छोटा तबका है सोचने वालों का, जो फिल्म्स का फ्यूचर है वो इंडिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप कि अभी तक जैसे बड़े बड़े स्टूडियोज जो फिल्म बनाते थे, उसके साथ साथ एक जो नई इंडस्ट्री है, जो हो सकता है वो स्टूडियो वाली इंडस्ट्री से भी बड़ी हो जाए, जिसमें एआई का भी, जब आप थोड़ा बहुत एआई फिल्म मेकिंग के बारे में भी देखोगे, तो
शायद आपको भी लगेगा कि कहीं हाँ सच में ही कहीं इंडिपेंडेंट तो नहीं है फ्यूचर, कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स ही बनाएंगे। एआई ने तो आपको इस लेवल तक ला दिया है कि आपको सिर्फ एक आदमी है वो पूरी फिल्म बना सकता है, बट इट गोना टेक टाइम। अगले 5, 7, 10, 12, 15 साल शायद, तब तक तो हम बूढ़े हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि इंडिपेंडेंट है, तो वो जो एक आइडिया है इससे मैं काफी प्रेरित हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ फिल्म्स ना इंडिपेंडेंट की तरफ जा रही है, क्योंकि फिल्म स्टूडियोज वाली नहीं है कि छोटी फिल्म्स भी तो आप देख रहे हैं ना, बहुत छोटी छोटी फिल्म्स बहुत अच्छा करती है, जरूरी नहीं है आपको 100 करोड़ की फिल्म बनानी है। इफ आप फिल्म मेकर हो, आप 100 करोड़ की फिल्म 1000 लोगों के साथ बनाते हो, और एक फिल्म बनाते हो आप 1 करोड़ में और 100 लोगों के साथ बनाते हो, तो एक्चुअली वो जो गेम है ना वो वैसा ही है। और वो जो 100 करोड़ की फिल्म है अगर वो 200 करोड़ बनाती है तो रिस्क भी उसमें उतना ही है, लेकिन अगर आपकी 1 करोड़ की फिल्म 2 करोड़ भी बनाती है तो भी बात वही है, आप टाइम पे काम करते जाते हो और फिर धीरे 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 अपना जो बजट है वो चीजें बढ़ा सकते हो। तो वो कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था मेरा कि मैं मतलब मुंबई जाऊँ। हाँ चाहता हर कोई है, एक लेवल तक शुरू में मैं सोचता था मैं जाऊंगा मुंबई में, मैं सच में सोचता था ऐसा कि मैं जाऊंगा। उस वक्त तो संजय लीला भंसाली सर है या अनुराग कश्यप, मैं उनके साथ में काम करूंगा चाहे कैसे ही भी करना पड़ेगा। उस वक्त जो थिएटर जब मैं कर रहा था तो उतना इंस्पायरिंग नहीं था मैं, पर ये था कि मैं बहुत टाइम तक मैं असिस्ट कर सकता हूँ लोगों को किसी भी तरह से। अब अगर मुझे रहना खाना और मेरी ऐसी चीजों का वो हो जाएगा तो मैं बहुत सारे मैं सोचता था वैसा, और जबकि अब मैं जब सोचता हूँ तो मुझे लगा कि वो बहुत बेवकूफाना था, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी बड़े थे, शायद चांसेस नहीं होते। पर मैं ऐसे सोचता था कुछ एक, जैसे कि मैं आपको बात बोल रहा हूँ, अनुराग कश्यप, संजय लीला भंसाली, विशाल भारद्वाज, ऐसे बहुत सारे बहुत बड़े अच्छे नाम हैं जिनके साथ काम करने की मेरी बहुत इच्छा थी उस वक्त। लेकिन जब मैं स्नो लेपर्ड के साथ आया तो मेरा जो तरीका है फिल्म्स के बारे में सोचने का और जो बाकी चीजों का है वो चेंज हुआ। और फिर इंटरनेट तब तक आ चुका था, इंटरनेट एक्सेस पे फिर धीरे धीरे से जब आपने रिसर्च किया, चीजें करना शुरू किया, तो आपको मालूम चल जाता है ओके। फिर वो आपका स्टांस ही था कि मैं इंडिपेंडेंटली ही चीजें बना सकता हूँ और मैं इस तरह से ही करूंगा। फिर हमारे साथ बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रिस भाई हो गए, अरविंद कौशल है, इस तरह के हमारी एक खुद की एक बहुत छोटी सी ना एक जो छोटा सा एक नीश में हम सभी लोग अलग अलग जगहों से काम कर रहे थे, है ना। तो वो ऑल ओवर हिमाचल से ही है, हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिमला से ही, शिमला के बाहर से, लेकिन हिमाचल में जो एक दूसरे को जानते थे, जिनका टेम्परामेंट काम का सेम था। तो उन लोगों के साथ जब हम डिस्कस करते थे तो हमारा आइडिया जो ये फिल्म का था वो बनता गया और डेवलप होता गया। तो मुंबई जाना हुआ ही नहीं कभी भी। और इवन जब मैं पहली बार मुंबई गया हूँ वो भी मैं सिर्फ यंग गन्स के लिए ही गया हूँ। एक बार मैं गया हूँ इसको पिच करने के लिए, फिल्म यहाँ से बनाने, हम प्रोड्यूसर ढूंढ रहे थे और हमारा आइडिया यही था कि हम हिमाचल से फिल्म बनाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई छोटा प्रोड्यूसर, कोई इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर अगर हमको बैक कर सकता है तो हम क्यों ना करें। इवन फिर वहां पे जाते जाते तो हमने काफी अच्छे लेवल पे, इवन मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में हमने पिच किया ये प्रोजेक्ट। वो हुआ नहीं ऑब्वियसली, ठीक है, कि हम चाहते थे कि हम हिमाचल की ही चीजों के साथ करें। इवन हमारी 1-2 लेवल की मतलब ना गूगल मीट पे हमारी बातचीत हुई है मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में, लेकिन वो फिल्म नहीं हुई। फिर हमने फाइनली डिसाइड किया कि हम खुद से ही फिल्म करेंगे और इस तरह से फिर हमने हिमाचल से ये हो गया, मतलब कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था। तो मुझे लगता है कि इसके जब आपका ये डिसीजन बन रहा था जैसा आपने बताया, तो अगर आपको स्नो लेपर्ड्स के थ्रू अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो मे बी आप मूव करते। हाँ वो तो ऑब्वियसली होता है। अगर स्नो लेपर्ड नहीं होता यहाँ पर या हिमाचल में फिल्म्स पे काम करना होना शुरू नहीं हुआ होता तो शायद आपका आइडिया नहीं जाता। जैसे स्नो लेपर्ड हो गया, सिर्फ स्नो लेपर्ड ही नहीं, जैसे जो धर्मशाला में अजय सकलानी, फिर आपको पता चल जाता है आपके आसपास में जो लोग काम कर रहे होते हैं ना, मुझे पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है, मतलब हो सकता है, सिर्फ ये आइडिया आपका ही नहीं है। जब आपको ये लगता है ना कि सिर्फ आप ही इस तरह से नहीं सोच रहे हो, और भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं और एफर्ट्स कर रहे हैं, वो सक्सेसफुल कितने हुए कितने नहीं हुए हैं वो अभी तक तो हमें नहीं लग रहा है कि कोई बहुत ही ऐसा हम सक्सेसफुल हुआ है। बट ये जो आइडिया है इंडिपेंडेंट, ये ऐसा नहीं है, हमको एक चीज तो पता चली गई कि ये सिर्फ हिमाचल ही नहीं सोच रहे हैं, हिमाचल में ही नहीं, ये पूरी दुनिया में सोच रहे हैं लोग कि इंडिपेंडेंट ही है। ये ना ऐसे सेंट्रलाइज नहीं रह गया है आप सारी चीजों के साथ। जैसे बहुत सारी जॉब्स ऐसी है कि जिसके लिए आपको बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन आज कोई आदमी किसी गांव में बैठ के इंटरनेट कनेक्शन पे वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। वैसा हर एक चीज फिल्म इंडस्ट्री के साथ भी हुई है कि वो डिसेंट्रलाइज हो गई है। तो मुंबई जाना मतलब वो इंडस्ट्री वैसे इवॉल्व हो रही है, मैंने डिसाइड नहीं किया, वो इंडस्ट्री में हो गई है, वैसी अपॉर्चुनिटीज आ गई है।
तो व्हाई नॉट, मैंने यही सोचा कि मैं इस तरह से ही काम करूंगा तो अपॉर्चुनिटीज यहाँ भी है जब। फिर इतनी बातें सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जो आपकी मूवी है, हाँ जो भी अपकमिंग है, हाँ तो कहीं ना कहीं ये आपका ड्रीम प्रोजेक्ट था, आई गेस। हाँ। हर एक आदमी की पहली चीज ड्रीम ही होती है। मतलब हम जब हमने सोचा था तो 2012-13 से हम इस तरह इसको ना एक शॉर्ट फिल्म भी बनाना चाहते थे। 17-18-19 तक हमने फिर इसकी फिल्म के बारे में, इसके सिनॉप्सिस से लेकर इसकी बेसिक स्क्रिप्टिंग कर दी थी। फिर हो गया, ये तो ड्रीम प्रोजेक्ट तो होगा ही पहली बार। अगर कर भी लगता है ना थोड़ा कि आपने प्रोड्यूसर्स को पिच किया, फिर वो नहीं माने, बट फिर भी करना ही था कि करना ही है, इंडिपेंडेंट करेंगे। हाँ, वो यही प्रोसेस है बेसिक। आप बेसिक तरीके से तो वही देखते हो कि आप प्रोड्यूसर्स को पिच कर रहे हो, आपको फिल्म बनानी है, वो तो जब आपने लिखना शुरू कर रहे हो तो आपको तो बनानी है, वो तो आपको करना ही है। वो हर एक चीज के साथ ही है, वो हमेशा से ही होता है। इंडिपेंडेंट फिल्म्स, बहुत सारी इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनती है, और ये सिर्फ ऐसा मैं पे कोई पहला नहीं हूँ। हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो दुनिया में इस तरह से फिल्म बनाते हैं पहली बार। बड़े बड़े नाम, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत बड़े नाम हैं अब, लेकिन वो इंडिपेंडेंट से शुरू करते हैं, इंडिपेंडेंट सिनेमा से ही शुरू करते हैं जो पहली फिल्म होती है। कितने भी ज़्यादातर अगर आप देखोगे बहुत अच्छे नाम 50 फिल्म मेकर्स दुनिया के निकाल दोगे तो आप देखोगे कि उसमें से 20, 15, 20, 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट ही तरीके से शुरू किया। तो ऑब्वियसली ड्रीम प्रोजेक्ट तो था ही। रीजन बीइंग प्रोड्यूसर्स के अंडर क्यों नहीं काम करते? प्रेशर रहता है या नहीं, ये सिंपल सी बात है। एज फर्स्ट टाइमर आप पे ट्रस्ट करने वाला कोई आपको मिलता है तो वो ऐसा होगा कि आपके सर्कल में कोई आदमी है जो आपको बहुत टाइम से जानता है, और अगर आपके सर्कल में कोई नहीं है तो ये हमेशा से ही, ये ऐसा नहीं है कि ये करते नहीं है, ये सिंपल सी बात है। अगर कोई आप फर्स्ट टाइम फिल्म मेकर हो और आप कहते हो कि इतना पैसा इस वैल्यू पे लगा दो, और जो आइडिया है वो आपका आइडिया है एज डायरेक्टर, और वो ऑब्वियसली नया डायरेक्टर होगा तो उसका आइडिया नया ही होगा हमेशा, तो उसको बैक करने के लिए या तो कोई ऐसा प्रोड्यूसर होना चाहिए जो बहुत पहले से उसको जानता हो। अगर कोई नहीं जानता है तो कोई भी वैसा बैक नहीं करेगा, उस तरह से नहीं करेगा। और वो प्रोड्यूसर्स की तरफ से भी देखे तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो भी अपना जो वो रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। तो सर, जैसा अभी तक जितनी आपकी बातों से पता लगा और जैसा हमने देखा भी है कि हिमाचल में टैलेंट की कमी तो है नहीं। जैसे अभी हमने लापता लेडीज में प्रतिभा रांटा को देखा, शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम शिमला रोडू, और आपने भी बताया आपकी जितने भी मूवीज में, आपकी मूवी में जो आने वाली है इसमें सारे एक्टर्स हिमाचल के थे। तो टैलेंट की कमी तो नहीं है हिमाचल में। बट इफ़ कोई एस्पायरिंग है जिसको इस इंडस्ट्री में जाना है तो उसको आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि लाइक हाउ, कैसे इसमें आगे जा सकता है वो? एस्पायरिंग मतलब मोस्टली यही होता है कि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि मेरी एस्पिरेशंस है, इस इंडस्ट्री के साथ ये चीज है ज्यादातर कि सिर्फ एस्पिरेशंस से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप इसमें जाना, किसी भी चीज में जाना चाहते हैं, फिल्म मेकिंग की, एक्टिंग में जाना चाहते हो या डायरेक्शन में जाना चाहते हो, तो उसके पीछे जो स्किल्स है ना, वो काम क्या है असल में, उसके बारे में खुद को मतलब ना, उसके बारे में आप रिसर्च करो, जानो, और उस पर काम भी करो। एज एक्टर बिना स्किल्स पे काम किए मत जाओ। मतलब हम ज्यादातर ये होता है ना कि हमारी सोसाइटी में भी एक चीज है कि भाई एक आदमी है जो अच्छा दिखता है, उसका कॉम्प्लेक्शन फेयर है, अच्छे बाल है, अच्छा दिखता है, और ज्यादातर लोग ये बोलते थे हीरो आ गया। और ये जो बेसिक जो वो है ना, बेसिक चीज है, वो सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता, वो सभी जगह होता है। तो उस आदमी को ये लगने लग जाता है कि मैं एक्टर हो गया, लेकिन एक्टिंग वो जो आउटलुक है वो नहीं है, उसके पीछे में एक स्किल सेट भी है, एक स्किल, हाँ, जो मतलब आपको दूर तक ले जा सकता है, जो बचा सकता है आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्सनालिटी जरूरी है, पर्सनालिटी भी उसका एक हिस्सा है, लेकिन वो श्योर नहीं करेगा, क्योंकि वो जो पर्सनालिटी, जब आप मुंबई जाते हो तो आपको दिखता है कि भाई यहाँ पे तो सभी बहुत अच्छी पर्सनालिटी वाले हैं, सभी के सभी बहुत सुबह जाकर जिम जा रहे हैं, बट वो वहां पे वो सारी चीजें बहुत न्यूट्रल हो जाती है। फिर आपको जो चीज ला सकती है, वो जो स्किल है आपका, उन स्किल्स में आप कितने बेटर हो। और ये मेरा बिलीव है। तो मैं जब भी मैं नए लोगों को बोलता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ कि हाँ, तुम्हारी इच्छा है ये चीजें करने की, पर क्या तुमने खुद को उस तरह से इक्विप किया है? तो आपको खुद
की तैयारी, आप तैयार होके जाओ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अच्छा दिखने से, अच्छा वो होने से, और लोगों ने आपको बोल दिया कि वाह हीरो, आप बहुत ही पंप होके सीधा मुंबई पहुंच गए, और फिर आपको पता चलता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, यहाँ पे तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। तो जो आपको चीज हो सकती है एज 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 एक्टर या डायरेक्टर, आप खुद के ऊपर काम करते रहो। उसकी नॉलेज, दुनिया भर में किस तरह का काम हो रहा है, दुनिया भर में किस तरह के एक्टर्स किस तरह से कर रहे हैं, फिर ट्रेनिंग्स है, बहुत सारे ट्रेनर्स है, डिफरेंट स्कूल्स हैं, जैसे नेशनल स्कूल्स हो गया, FTI हो गया, बाहर में है छोटे स्कूल, बड़े स्कूल। खुद को तैयारी, खुद की बिना तैयार हुए कुछ भी मत करो। फिर आपको ये लगेगा कि आपको धक्का लग जाएगा भाई कि ये मैं कर नहीं पाया, और आपके जो कॉन्फिडेंस पे जो डेंट है ना, वो हर एक चीज में आ जाएगा। वो तो वो डेंट नहीं है, तैयार होके जाओ। ऑब्वियसली जो टैलेंट है, टैलेंटेड है ही, वैसे तो सभी जगह पे टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन जब आप अपनी स्किल पे काम करोगे, फोकस होके चीजें 2, 3, 4, 5 साल प्रिपरेशंस के साथ धीरे धीरे चीजें करो, आप फिर अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। हाँ, बट कंपटीशन, बहुत कंपटीशन है। मतलब आप ऐसे, हाँ, मतलब ये समझिए जैसे आप सिविल सर्विसेज या जितनी भी जो टफ से टफ चीजें हैं, ज्यादातर लोग ये सोचेंगे कि मुंबई में जाते हैं एक्टर्स में तो मतलब अगर आप ये समझते हो कि सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में कितने लोग आए तो वहाँ पे काउंट है। एक्टर्स डायरेक्टर्स होने के तो कोई काउंट भी नहीं है। तो काउंटिंग नहीं हो रहा है उन लोगों में से, तो वो जो अपॉर्चुनिटीज है तो वो टफ है। तो उसके लिए आपकी जो प्रिपरेशन है वो वैसी ही होनी चाहिए, और आपको इमोशनली, मेंटली आपको उतना आपने वर्क किया होना चाहिए खुद पे। बाकी तो भाई ऐसा है कि अगर आप जाते हो तो तुक्का होता है ना, गैम्बल करना है तो जाओ, 3 महीने 4 महीने 5 महीने जाओ, टेस्ट करो, चेक करो, आ जाओ। सर अगर एक बेसिक लेवल पे देखा जाए तो स्कूल लेवल से एक्टिंग आपकी स्टार्ट हो जाती है, स्किट्स होते हैं, हमारे प्लेज होते हैं, बल्कि मैं भी उस टाइम पे किया करता था। उसके बाद जैसे सीमा लेवल पे हमें ये पता होता है कि ग्रुप 4 होता है कुछ, उसमें आप एक्टिंग कर सकते हो, बट उसके बाद की चीजें हमें पता नहीं होती। अगर आप थोड़ा बता सको कि उसके बाद क्या ऑप्ट कर सकता है एक इंसान। वही मैंने आपको बोला कि डिफरेंट स्कूल्स हैं, अगर आपको जिस चीज में जाना है। बहुत बड़े स्कूल, 2 बड़े स्कूल्स तो इंडिया में ही है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हो गया, FTI हो गया। इसके अलावा बाहर भी अगर आप चाहते हो कि बाहर जा सकते हो, लेकिन अगर आपका पैसे नहीं है तो मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक्टर्स के लिए, डिजाइनर्स के लिए अलग अलग छोटी छोटी वर्कशॉप्स भी करती है। इसके अलावा थिएटर सेंटर्स है, वैसे ऐसे बहुत सारी जगहें मिल जाएंगी। शिमला में ऐसे थिएटर ग्रुप्स है जिनको आप ज्वाइन कर सकते हो। शिमला करो, चंडीगढ़ चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। पहले वो जो एक्टिंग की बेसिक्स हैं, चीजें हैं, उन चीजों को मास्टर करो। और लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके ओरिएंटेशंस क्या है, कि आप थिएटर ही करना चाहते हो, क्या फिल्म्स करना चाहते हो। और आज के ज़माने में तो इन्फॉर्मेशन बहुत इजी हो गई है। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ नॉलेज, और आप उसको प्रैक्टिस करने के लिए थिएटर जा सकते हो। जो नॉलेज है वो तो यूट्यूब पे आपको बहुत इजीली एक्सेस मिल सकता है, और बेस्ट टीचर्स। मैं अभी 40 इयर्स का हूँ, तो 32-35 साल में जिस अच्छे ट्रेनर के बारे में मैं यहाँ पे जान पा रहा हूँ, या जिन थियरीज के बारे में मैं जान पा रहा था, और जिस पे मैं अच्छे वीडियोस या लेक्चर्स देखना चाहता था, यूट्यूब ने मुझे एक्सेस दिया 32-35 में। आप तो 15-16 साल से ही वो सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो। फिर नॉलेज के बाद प्रैक्टिस करो, फिर चीजें कर लो, फिर आप डिसाइड करो। फिर एग्जैक्टली आपको जानना पड़ेगा कि कितना टफ कंपटीशन है, फिर डिसाइड करो भाई आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो सर काफ़ी बातें होगी। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगा आपको, आपके वैल्यूएबल टाइम के लिए। आपने हमको इतने शॉर्ट नोटिस पे अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच यार, तुमने बुलाया। आप लोग कितना कुछ चीज़ें कर रहे हो, तो उतना तो मैं कर ही सकता हूँ। मतलब ये तो कम से कम है कि मैं आपके शो पे आया, तो और क्या किया। थैंक यू सो मच, और आपकी मूवी के लिए बेस्ट ऑफ लक सर। एंड जैसे ही रिलीज होती है, प्लीज ऑडियंस डू वॉच इट। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।